हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 402। उसके सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर 2025-26 का, राइट। सो ये ऑफिशियल सैंपल पेपर है, वो भी 25-26 का है। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम में क्वेश्चंस आपको इसी पैटर्न पे पूछे जाएंगे। और आपको हालांकि पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि जो आपका पेपर होता है वो टोटल जो होता है वो दो सेक्शंस में बटा होता है। पहला होता है कौन सा सेक्शन? तो सेक्शन ए होता है जो होता है हमारा एमसीक्यू बेस्ड, राइट। और दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेक्शन बी। और सेक्शन बी जो होता है वो होता है आपको सब्जेक्टिव। सेक्शन ए जो होता है वो एमसीक्यू होता है और सेक्शन बी जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। तो सेक्शन ए में टोटल आपको आते हैं 24 मार्क्स के क्वेश्चन और सेक्शन बी में आपको आते हैं 26 मार्क्स के क्वेश्चन, राइट। 24 और 26 बन जाते हैं टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन। और आपको जो कंप्लीट यानी पूरा टाइम मिलता है वो मिलता है 2 आवर्स का टाइम, राइट। सो दैट मींस इस सेक्शन में हम ऑफिशियल सैंपल पेपर यानी 25-26 का सेक्शन ए करेंगे। इसके बाद वाले सेक्शन में हम क्या करेंगे, सेक्शन बी भी कर लेंगे, राइट। तो ये है हमारा आज का एजेंडा। और देखिए, हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखेंगे, ये क्वेश्चन है ये आंसर, ये क्वेश्चन है ये आंसर है, नहीं। हम साथ ही साथ क्वेश्चंस के का आंसर वही क्यों है, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा तो कैसे उसको टैकल करेंगे, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So before moving further, just wanted to tell you कि क्लास 11th और क्लास 12th की बुक मार्केट में आ चुकी है, आनंद सर की बुक। और ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपके सिलेबस के पैटर्न पे है। जो जितना आपका सिलेबस है बिल्कुल उतना ही, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हो और साथ साथ अगर ये बुक्स भी फॉलो करोगे तो क्लास 11th और क्लास 12 दोनों है, चाहे वो अमेजन से आप ले लीजिए, चाहे आप फ्लिपकार्ट से ले लीजिए, या अगर आप थोड़ा सस्ता चाहते हैं तो कोडिटअप.in वेबसाइट है, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको अच्छा डिस्काउंट वहां पे आपको मिल जाता है। सो अगर मेरी लाइव लेक्चर्स मतलब लेक्चर्स के साथ साथ मेरी वीडियोस के साथ साथ अगर आप इन दोनों बुक्स को भी रेफर करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग मोर बेनिफिटेड। बहुत बेनिफिट होगा इसमें, आपको हर चीज मिलेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस नोट्स, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग। सो प्लीज सपोर्ट मी। तो अगर हम बात करें कि सैंपल पेपर में क्वेश्चंस कैसे हैं, तो सेक्शन ए हम पढ़ रहे हैं, फिर से रिमाइंड कर रहे हैं, क्लास 10 और सैंपल पेपर 25-26 को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, इसमें क्या है, आपको क्लियरली बताएगा, हर सेक्शन में क्वेश्चन बताएगा कि इस सेक्शन में इतने क्वेश्चन है, इस सेक्शन में इतने क्वेश्चन है, और हर सेक्शन में कितने क्वेश्चंस करने हैं ये भी आपको बताएगा। तो जैसे ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट। सो क्या कहता है, क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे, राइट। क्वेश्चन कहता है कि आयशा मूव फ्रॉम इजिप्ट टू जर्मनी, यानी कि इजिप्ट से जर्मनी गई फॉर वर्क, काम के लिए, बट फाइंड्स इट डिफिकल्ट, लेकिन उसको तो डिफिकल्टी है किस लिए, तो टू एडजस्ट, यानी कि आप इजिप्ट से जा रहे हो जर्मनी में तो उसको एडजस्ट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है। क्योंकि बिकॉज शी इज नॉट फैमिलियर विद जर्मन कस्टम्स, क्योंकि उसे जर्मन कस्टम्स के बारे में नहीं पता है, जर्मनी में कैसे कस्टम है, क्या रीति रिवाज नहीं पता है, और कैसे वहां पे वर्क प्लेस पे जो है काम होता है ये नहीं पता है। विच अफेक्ट्स हर इंटरेक्शन विद कलीग्स, तो जो उसके साथ काम करने वाले हैं इसके इंटरेक्शन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो दिस सिचुएशन इलुस्ट्रेट्स से, तो इसमें क्या इशू आता है, इंटरपर्सनल, कल्चरल, फिजिकल और लिंग्विस्टिक बैरियर। देखो, हमारा क्वेश्चन ये है कि भैया ये इजिप्ट से कहां गई है, जर्मनी गई है। तो जैसे हम इंडियन है, मान लो वी आर इंडियन, तो हम इंडिया से कहीं अगर जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, मान लो लंदन चले जाते हैं या ब्रिटेन चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, तो इन दैट केस हमें वहां का कल्चर अभी नहीं पता है, क्योंकि हम इंडियन कल्चर तो जानते हैं लेकिन विदेश का कल्चर नहीं पता है। तो दैट बैरियर इज नोन एज व्हाट, दैट बैरियर इज नोन एज कल्चरल बैरियर। सो बी इज द राइट आंसर। अब इंटरपर्सनल बैरियर क्यों नहीं होगा, इसका भी रीजन समझेंगे। क्योंकि इंटरपर्सनल बैरियर होता है कि बात करने में जो हिचकिचाहट होती है, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप अपनी चीजों को सही से नहीं रख पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल बैरियर। फिजिकल बैरियर मतलब कोई फिजिकल ऑब्स्टेकल है, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे मान लो सामने जो है कुछ ऐसी चीज है जिसको हम उसको ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, हमारी आवाज पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही, दैट इज कॉल्ड फिजिकल बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर मतलब हमारी लैंग्वेज हिंदी है, मान लो आप हिंदी नहीं समझते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लिंग्विस्टिक बैरियर। तो इसीलिए जो कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, दैट इज व्हाट, कल्चर बैरियर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में ये जरूर देख लीजिएगा, हर सेक्शन में आपको बताएगा। जैसे ये सेक्शन मान लो 1 का 1 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 होगा, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे, बोलेगा एनी 5, यू हैव टू डू एनी 5, राइट। तो इसे ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है एग्जैक्टली, तो मैंने इसको सीक्वेंसली रख दिया है, ठीक है। नाउ सेकंड, रोहन हैज बीन वर्किंग लॉन्ग आवर्स, बहुत लंबे समय तक, आज तक आजकल का तो यही नियम ही चल गया है, राइट,
और बिना ब्रेक के काम करते रहना है। ओवर टाइम ही स्टार्ट्स एक्सपीरियंसिंग हेडेक्स, तो उससे हेडेक्स होने लगती है, एंजाइटी होने लगती है, फटीग होने लगती है। दिस इज लाइकली कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड, किस लिए, किस वजह से होता है ये? तो स्ट्रेस, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से कोई स्ट्रेस होता है क्या? डिसिप्लिन तो इसलिए होता है कि स्ट्रेस नहीं हो, टाइमलाइन नहीं, गोल सेटिंग नहीं। व्हाट इज द रीजन? स्ट्रेस। यानी कि आप जब लंबे समय तक लगातार काम करते हैं तो सबसे इशू जो होता है वो क्या होता है? स्ट्रेस का इशू हो जाता है। तो सेकंड का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? दैट विल बी व्हाट? ऑप्शन ए। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? सो व्हेन आयान स्विचेस ऑन हिज कंप्यूटर, जब आयान अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन करता है, अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर स्टार्ट्स रनिंग ऑटोमेटिकली, तो एक सॉफ्टवेयर जो खुद से रन होना स्टार्ट हो जाता है, एंड मैनेजेस ऑल द हार्डवेयर एंड अदर सॉफ्टवेयर, और सारे के सारे हार्डवेयर को और दूसरे दूसरे सॉफ्टवेयर को मैनेज करना शुरू कर देता है। तो दिस सॉफ्टवेयर इज, विच सॉफ्टवेयर इज दिस? तो कौन सा सॉफ्टवेयर है? देखिए, वेब ब्राउजर इंटरनेट चलाने के लिए यूज होता है, जैसे मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये सब होते हैं वेब ब्राउजर, यानी जिसमें जाके आप वेब को ब्राउज कर सकते हो। ठीक है। दूसरा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यही इसका सही आंसर है। ऑफिस सॉफ्टवेयर मतलब एमएस ऑफिस, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वो तो कुछ टाइपिंग करने के लिए यूज करते हैं। और सॉरी, ये डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, सॉरी मैंने गलती बता दी, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, ये आंसर थोड़ी ना होगा। डिजाइनिंग मतलब डिजाइन करने वाला सॉफ्टवेयर, जैसे डिजाइन करने के लिए आप फोटोशॉप को यूज करते हो, कोरल ड्रॉ को यूज करते हो, राइट। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा। सो जो यहाँ पे बात हो रही है क्वेश्चन, उसका आंसर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिकली मेजरली दो पार्ट में बांटा गया है, हालांकि कहीं कहीं वो तीन पार्ट में मिलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखिए, पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज व्हाट? हमारा सॉफ्टवेयर को, पहले वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? वो हम लोग कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। फर्स्ट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज व्हाट? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। और दूसरा वाला जो हम कहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सिस्टम चलेगा ही जब उसमें आप सिस्टम सॉफ्टवेयर डाल दोगे। जैसे आपका मोबाइल लेते हो, तो मोबाइल में एंड्रॉइड पहले से बना बनाया आता है, तभी आपका मोबाइल इस लायक होता है कि वो चल सके। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमारा लैपटॉप है, लैपटॉप आप खरीद के लाओगे, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालोगे। जैसे आज के टाइम में कम से कम मिनिमम विंडोज 10 तो डालते ही डालते हैं, विंडोज 11 भी है, तो वो डालना ही पड़ता है। वो डालने के बाद ही, अब जैसे आपको मोबाइल में आपने एंड्रॉइड डाल रखा है, अब उस पर आप व्हाट्सएप डालो, फेसबुक डालो, इंस्टा डालो, पढ़ाई लिखाई का जो भी चीज डालना है डालो, हालांकि उससे तो कोई मतलब है नहीं, वास्तव में जरूर होगा, कोई नहीं। तो जो सॉफ्टवेयर पूरे सिस्टम को चलाता है, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में अगर एक चीज ना रहे, जिसको हम लोग कहते हैं प्राण, राइट, है ना, आत्मा ना रहे तो सब बेकार है। सब कुछ रहेगा बॉडी में, सब कुछ रहेगा, लेकिन वो नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर सकता ना, बॉडी फंक्शनल नहीं हो सकता। वैसे ही कोई भी मोबाइल में, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, आपका मोबाइल हो, कुछ भी हो, उसमें क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर पहले डाला जाता है जो उन सारे डिवाइसेस को, जैसे ये लैपटॉप हो, उसमें मदरबोर्ड भी है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है ना, प्रोसेसर भी है, स्क्रीन भी है, सब कुछ है। तो इन सबको चलाता है वो, मतलब उसको बताता है कि तुम्हें चलना कैसे है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो इसी का एक पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो अभी हम चला रहे हैं, ठीक है। जैसे ये भी जो मैंने खोल रखा है वो प्रेजेंटेशन है, ठीक है। दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एमएस पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर मैं ये काम कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो तभी काम करेगा जब हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम हो। ऑपरेटिंग सिस्टम डाल लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद हमारा कंप्यूटर चलने लायक बनेगा, तो हम जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो डाल पाएंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि जो भी आप अपनी रिक्वायरमेंट से के हिसाब से डालना चाहते हो। अगर आप कमर्शियल काम करना चाहते हो तो आप टैली डाल लोगे, आप अगर डिजाइनिंग का काम करना चाहते हो तो फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ डाल लोगे, अगर आपको जो ऑफिशियल वर्क करना है तो एमएस ऑफिस या लाइबर ऑफिस डाल लोगे। इसका मतलब क्या हुआ? रिक्वायरमेंट के हिसाब से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप डालते रहो, लेकिन सिस्टम को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम उसका एग्जांपल है, जैसे विंडोज 10 हो गया, विंडोज 11 हो गया, ये क्या है? जैसे एंड्रॉइड हो गया, ठीक है। अगर हम मोबाइल की बात करें, या आईओएस हो गया, ये सब क्या है? दीज आर व्हाट? दीज आर सिस्टम सॉफ्टवेयर। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट्स व्हाई मैंने इसको डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, कहता है एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी रेडी टू टेक अ डैश। देखो, एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस है, बिजनेस में हमेशा क्या होगा? एक कैलकुलेटेड रिस्क होगा ही होगा, है ना, एक रिस्क होगा। बिजनेस आप चाहे कोई सा भी ले लीजिएगा, एक रिस्क होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहते हैं? द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखो, अब सबसे पहले तो ये देखो कि एसडीजी है क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखो, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं,
डेवलपमेंट करने का मतलब क्या है कि हम जितनी भी सुविधाओं की चीजें हैं, जितनी भी सहूलियतें वो जनरेट कर रहे हैं। जैसे पहले के टाइम में जितनी फैसिलिटी नहीं थी, धीरे धीरे वो उतनी फैसिलिटी बन रही है। पहले हमारे पास हवाई जहाज नहीं था, हवाई जहाज है। पहले हमारे पास जो है वो बुलेट ट्रेन नहीं है, तो हम स्पीड अपनी मतलब अपनी लाइफ स्टाइल को क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। लेकिन उसके चक्कर में, डेवलपमेंट के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं। नाउ यूएन जो है, यानी यूनाइटेड नेशंस जो है, वो एक कुछ खास चीजों के साथ आया है, जिसमें वो कहता है कि भैया आपको डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ आपको जो है ये भी ध्यान रखना है कि वो डेवलपमेंट आने वाले टाइम में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे, बल्कि हम इस तरीके से डेवलपमेंट करें कि हमारे आने वाले जनरेशन जो है उनको भी बेनिफिट हो। ऐसा नहीं कि आज हम सारी सुविधाएं ले लें, है ना, आज हम सारा पेट्रोल खा जाए पी जाए और आने वाले जनरेशन के पास पेट्रोल हो ही नहीं। आज हम सारी सुविधाएं ले लें, पानी वानी वेस्ट करते रहे और जो है वो पानी जो है वो आने वाले जनरेशन के लिए सही पानी पीने का हो ही नहीं, सही हवा हो नहीं। अभी ऐसा होने लगा, आगे पता नहीं क्या होगा। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ। तो कहता है कि द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, गोल होगा नॉट ग्रोथ, ठीक है, गोल एम टू टैकल की चैलेंजेस फेस्ड बाय बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स एंड सोसाइटीज सच एज जेंडर इन इक्वालिटी, ऑब्वियसली जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंजेस, यस ये भी होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जेंडर इक्वालिटी भी तो डेवलपमेंट ही कहेगा ना। अगर मान लो हम कहते हैं कि ठीक है मेन एंड वीमेन आर इक्वल, तो डेवलपमेंट दोनों का एक साथ हो रहा है, ठीक है। एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंजेस, एनर्जी चाहिए, हाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हाँ इसको भी कम, इसे भी क्या करना पड़ेगा, सही तरीके से हमें काम करना पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी, यस बिल्कुल। तो इसीलिए द आंसर विल बी व्हाट, फोर्थ ऑल ऑफ दीज, यानी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट। सो द स्मार्ट मेथड हेल्प्स इन सेटिंग इफेक्टिव गोल्स फॉर करियर एंड पर्सनल ग्रोथ। देखिए स्मार्ट मेथड जो होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है इफेक्टिव गोल फॉर कैरियर, ठीक है। इन दिस मेथड व्हाट डज द ए स्टैंड फॉर, तो स्मार्ट में ए के लिए ए का क्या फुल फॉर्म होता है। तो देखो सबसे पहले तो हम यहां देख लेते हैं, मैं पूरा ही आपको बता देता हूं। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं करेंगे, उसका जो है वो ये भी करेंगे कि क्या क्या उसमें और क्वेश्चन आ सकते हैं। जरूरी अब इस स्मार्ट में आपने यहाँ क्वेश्चन ने पूछा कि ए का क्या मतलब है, इस वाले ए का, हो सकता है क्वेश्चन ये जाए कि इस एस का क्या मतलब है, इस एम का क्या मतलब है, इस आर का क्या मतलब है, इस टी का क्या मतलब है। 5 क्वेश्चन तो इसी से बन गए, तो हम ये पांचों देख लेंगे भैया पांचों का क्या मतलब होता है। तो एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, यानी कि द गोल शुड बी क्लियर, मुझे पता है मुझे यही करना है, मुझे पता है मुझे वीडियो जो बनानी है वो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बनानी है, स्पेसिफिकली क्लास 10 के, वो भी आईटी के लिए, क्योंकि क्लास 10 में आईटी भी है, क्लास 10 में कंप्यूटर एप्लीकेशन भी है, क्लास 10 में जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, क्लास 10 में वो डेटा साइंस भी है। तो हमें मुझे किसके लिए बनानी है, तो मैं स्पेसिफिक हूं कि मुझे जो है वो आईटी के स्टूडेंट्स के लिए बनानी है। दूसरा है मेजरेबल, एम फॉर व्हाट, मेजरेबल, द गोल शुड बी मेजरेबल, कि भैया मुझे पता है कि जैसे मुझे क्या क्या करना है, मुझे वीडियोस बनानी है तो कौन कौन सी वीडियो बनानी है, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की वीडियो बनानी है, पीवाईक्यूज की वीडियो बनानी है, एमसीक्यूज की वीडियो बनानी है। मैंने एक लिस्ट तैयार कर लिया, मुझे पता है कि जैसे मैंने टोटल सैंपल पेपर कर लिए तो मेजर कर लिया मैंने, अच्छा मैंने सैंपल पेपर कर लिया। तो गोल जो होना चाहिए वो ऐसा नहीं जो मेजर ही नहीं कर पाए, पता ही चले कि कुछ हुआ भी कि नहीं हुआ। तो गोल को मेजर करना पड़ता है कि भैया इतना परसेंट आपने टास्क कंप्लीट कर लिया। अब गोल ऐसा कर लीजिए कि मुझे जो है वो सूरज पे जाके जो है वो लंच करना है, डिनर करना है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। आज के टाइम में तो नॉट नहीं पॉसिबल है। तो आपका जो गोल होना चाहिए वो गोल रखिए कि अचीवेबल। जैसे मैं सोचूं कि मैं 2 दिन के अंदर जो है वो किसी को जो है वो पूरा का पूरा जो है वो आईटी जो है वो घोल के पिला दूं, तो दैट इज पॉसिबल बट नॉट दैट पॉसिबल। तो हमारा जो होना चाहिए वो अचीवेबल होना चाहिए गोल। रिलेवेंट, रिलेवेंट का मतलब क्या होता है, द गोल शुड बी इंपॉर्टेंट एंड रिलेटेड टू आवर नीड्स। बिना मतलब के तो हम कुछ काम नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली गोल रिलेवेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है टाइम बाउंड, किसी भी चीज के लिए टाइम बाउंड होना चाहिए। जैसे कि आप आईटी का पढ़ने आए हैं ना, है ना, ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आप टाइम बाउंड में आए हैं, ठीक है। आपने पूरे साल नहीं पढ़ी है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा, आप सोच रहे हैं आपकी 2 दिन में हम पूरी की पूरी 50 मार्क्स की तैयारी कर ले। इस सब्जेक्ट का ये दुर्भाग्य है, कोई बात नहीं, चलिए। तो इसका मतलब अगर हम बात करें कि अब जो क्वेश्चन है कि ए का जो है स्टैंड क्या करेगा, तो आप देख लीजिए ए का मतलब क्या हो जाए, आपका जो गोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, यानी गोल को आप क्या कर सके, अचीव कर सके। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन दिए थे, 6 में से आपको सिर्फ 5 करना था, राइट। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 उधर था, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे ही जैसे पीछे था। अब ये सेकंड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा होगा। इसमें से 5 करने हैं आप, 6 का 6 मत कर दीजिएगा। अगर 6 का 6 आप कीजिएगा तो उसमें से जो पहला 5 जो आंसर होगा वही लेगा। अगर आपने मान लीजिए 6 का 6 कर दिया तो शुरू के 5 को ही वो क्या करेगा, चेक करेगा। नाउ
क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कहता है कि रिया हैज अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट वेयर शी नीड्स टू अप्लाई द सेम पैराग्राफ स्टाइल, मतलब एक ही जैसा पैराग्राफ स्टाइल जो है वो अप्लाई करना चाहती है मल्टीपल स्कैटर्ड लोकेशन, अलग अलग लोकेशंस पे। तो सी वांट्स टू अवॉइड रेपिटेटिव टास्क। जैसे मान लो कि मैं चाहता हूं कि ये जो इसका जो फॉन्ट है, जैसा ये फॉन्ट है, हर नाम का यही फॉन्ट हो, यही कलर हो, यही बैकग्राउंड हो, तो मैं नाम ढूंढ ढूंढ के हर बार बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर चेंज ये करते रहूंगा तो काफी टाइम लगेगा। सो वही चीज कह रहा है कि विच फीचर शुड शी यूज, कौन सा फीचर वो यूज करेगी, एंड हाउ शी कैन स्टॉप, और कैसे वो स्टॉप भी कर देगी इसको अगर एक बार हो गया तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास एक ऑप्शन होता है, हालांकि जो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है वो फॉर्मेट पेंटर होता है, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है। आप पढ़ रहे हैं लाइवर ऑफिस, तो ये है आपका आंसर, यानी कि फिल फॉर्मेट ऑप्शन को यूज करेंगे आप, ठीक है। यानी कि फिल फॉर्मेट मतलब आपको जो है वो फॉर्मेट एक ही बार में कर देगा, फिल फॉर्मेट ऑप्शन। और अब जब इसको स्टॉप करने जाएंगे तो स्टॉप इट बाय क्लिकिंग फिल फॉर्मेट बटन अगेन, यानी एक बार क्लिक कीजिएगा तो फॉर्मेट एप्लीकेबल हो जाएगा, एक बार और उसी बटन पे क्लिक कीजिएगा वो खत्म हो जाएगा, या आप स्किप बटन को भी क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अर्जुन वांट्स टू स्लाइटली चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ प्री डिफाइंड पैराग्राफ, थोड़ा सा चेंज करना है इन हिज राइटर, लाइवर ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, ही डज नॉट वांट टू क्रिएट न्यू स्टाइल, लेकिन उसको नया स्टाइल नहीं क्रिएट करना है। तो जब नया नहीं क्रिएट करना है तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, जब नया नहीं क्रिएट करना है तो आप पहले से बने हुए क्या करेंगे, ऑब्वियसली आप अपडेट करेंगे, तो अपडेट द सिलेक्टेड स्टाइल, सिंपल, गॉट इट, राइट। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि मीना हैज प्रिपेयर्ड अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट विथ मल्टीपल हेडिंग्स, यानी कि मीना ने जो है वो क्या किया है, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है, इसमें हेडिंग्स बहुत सारे और सब हेडिंग्स भी है, ठीक है भाई। नाउ she wants to create a section at the beginning of the report that list all the topics। अच्छा ठीक है, जैसे होता है ना कि टेबल ऑफ कंटेंट ही नाम ही होता है, मैं इसमें क्या ही बोलूं, टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब क्या होता है कि ऑब्वियसली ये वाला हेडिंग है और हेडिंग के ये पेज नंबर इतने से स्टार्ट हो रहा है, ये सब हेडिंग है, उसका पेज नंबर इतना से सब हेडिंग है, उसका पेज नंबर इतना से। तो आपको जो है वो लाइवर ऑफिस राइटर ये परमिशन देता है कि अगर आप चाहें तो टेबल ऑफ कंटेंट खुद से जनरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो है वो आप खुद से लिखिए कि हाँ हेडिंग ये है, इसके सामने पेज नंबर ये, हेडिंग ये है, सामने पेज नंबर ये, नहीं, आप सब हेडिंग करते रहिए, ठीक है, सारे हेडिंग देते रहिए, सब हेडिंग देते रहिए, हेडिंग सब हेडिंग देते रहिए। जब आप उसको सेलेक्ट करके टेबल ऑफ कंटेंट्स करेंगे तो अपने आप टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट हो जाएगा अलॉन्ग विद पेज नंबर्स, ये भी होता है, ठीक है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ ये फोर्थ क्वेश्चन है, असर्जन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो असर्जन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन में ये चार हमेशा आपको आंसर, चारों में से कोई एक आंसर देना होता है। जब पहला कब देंगे, जब असर्जन और रीजन दोनों ट्रू है और रीजन जो है वो असर्जन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी कब आंसर देंगे, जब असर्जन और रीजन दोनों ट्रू है लेकिन रीजन जो है वो असर्जन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और सी कब देंगे कि ए ट्रू है लेकिन आर क्या है, फॉल्स, यानी असर्जन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। और डी है असर्जन फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू है। अब इसमें पढ़िए और देखना है हमें कि क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, क्या ऑप्शन चारों में से मैच करता है। कहता है लाइवर ऑफिस कैल्क ऑब्वियसली मैथमेटिकल काम करेंगे, ठीक है। A macro can be created as a function to perform repetitive calculation। बिल्कुल, मैक्रो का मतलब ही होता है रेपिटेटिव वर्क को परफॉर्म करना, ठीक है। मैक्रो का मतलब क्या है, आप क्या करने जा रहे हो, रेपिटेटिव वर्क को परफॉर्म करने जा रहे हो, ठीक है। और रीजन क्या कहता है, अ फंक्शन मैक्रो इज रिटन बिटवीन फंक्शन एंड एंड फंक्शन स्टेटमेंट, यानी मैक्रो जो है वो फंक्शन और एंड फंक्शन के अंदर लिखा जाता है। कैन एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट्स ऑब्वियसली, परफॉर्म ऑपरेशंस एंड रिटर्न रिजल्ट। बिल्कुल, देखो मैक्रो जो है, सबसे पहली बात, मैक्रो एक क्या एक फंक्शन है, हाँ जी मैक्रो एक फंक्शन होता है, ये सही बात है। तो असर्जन हमारा क्या है, ठीक है। नाउ फंक्शन जो होता है कोई भी लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, तो फंक्शन और एंड फंक्शन के अंदर लिखते हैं, हाँ जी बिल्कुल ये भी सही है, राइट। अब इसमें कोई भी ये आर्गुमेंट ले सकता है, तो हाँ जी फंक्शन के अंदर कोई भी आर्गुमेंट आ सकता है, यहाँ पे हम आर्गुमेंट दे सकते हैं। और क्या ये परफॉर्म ऑपरेशन कर सकता है, हाँ इसके अंदर जो भी ऑपरेशन लिखेंगे वो ऑपरेशन क्या होगा, परफॉर्म होगा। और क्या ये रिटर्न रिजल्ट कर सकता है, ऑब्वियसली रिजल्ट तो देगा ही देगा। तो क्या है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर ए होगा, क्योंकि असर्जन और रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन जो है वो करेक्टली असर्जन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, राइट, दिस यू मस्ट नो, इफ यू डोंट नो, इसलिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, आपको एक्सप्लेनेशंस भी दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए क्या कहता है,
अ टीचर वांट्स टू प्रिपेयर अ समरी रिपोर्ट, यानी कि टीचर क्या करना चाहता है, समरी रिपोर्ट बनाना चाहता है, कहां पे, लाइव ऑफिस कैल्क में, ठीक है, बाय कैलकुलेटिंग द एवरेज मार्क ऑफ स्टूडेंट्स, एवरेज मार्क्स चाहिए उसको, फ्रॉम टू डिफरेंट स्प्रेडशीट्स। स्प्रेडशीट क्या होता है, फाइल होता है, याद रखिएगा, स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है, फाइल होता है, ठीक है, यानी कि जो आपके लाइवर ऑफिस कैल्क का जो फाइल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वी टेल इट एज व्हाट, स्प्रेडशीट। अब पहले वाले फाइल का जो नाम है वो है 10A ODS। अब इसमें एक चीज ये भी जानिए कि लाइवर ऑफिस कैल्क का जो एक्सटेंशन होता है फाइल का वो क्या होता है, ODS, राइट, एंड 10B.ODS, which feature of calc will help her to achieve this। तो कौन सा फीचर कैल्क का ये जो है वो यूज करेगा, ठीक है। तो देखो डेटा कंसोलिडेशन, डेटा को एक अलग अलग जगह से लेके एक जगह आना, डेटा को अलग अलग जगहों से एक जगह लेके आना क्या कहलाता है, डेटा कंसोलिडेशन कहलाता है। यहां पे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि वो कैलकुलेट करना चाहता है एवरेज मार्क्स को, ठीक है, फ्रॉम टू डिफरेंट स्प्रेडशीट, कैलकुलेशन करना चाहता है। तो देखो उसे क्या करना होगा, उसे ये करना होगा एक्सटर्नल रेफरेंसेस टू अदर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि एक्सटर्नल रेफरेंसेस चाहिए उसको दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए, क्योंकि अलग अलग जगह से डेटा को बस ले आना होता तो फिर ठीक था, ठीक है। तो दैट्स वाई जो फिफ्थ का क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सटर्नल रेफरेंसेस टू अदर डॉक्यूमेंट्स। डेटा कंसोलिडेशन मतलब अलग अलग जगहों से, अलग अलग फाइल से कुछ कुछ डेटा आप लेके चले आए। व्हाट इफ सिनेरियो का मतलब क्या हुआ, क्या होगा अगर, अगर मुझे कुछ कंडीशन लगाना हो, कुछ कंडीशन लगा के चेक करना हो कि क्या होगा अगर ऐसा हो, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट इफ सिनेरियो। और गोल सीक, व्हाट इज द गोल सीक, इसका यूज देखिए, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, अच्छा मैंने इसमें नहीं दिया है, वो होता है गोल सीक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल सीक यानी मुझे कोई गोल गोल चाहिए, कोई एक मेरा उद्देश्य है, मुझे उसे पूरा करना है, तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या वैल्यूज में चेंजेस आएंगे, दैट इज व्हाट गोल सीक। गोल मतलब व्हाट इज योर एम, व्हाट यू वांट टू परफॉर्म, क्या पाना है आपको, उसको पाने के लिए आपको कहां क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, दैट इज व्हाट गोल सेट। तो ये हो गया लास्ट क्वेश्चन, सेकंड, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन नाउ। Which menu path in LibreOffice Calc is used to accept or reject made in the shared spreadsheet। देखो आपको एक स्प्रेडशीट यानी कि एक फाइल, स्प्रेडशीट का मतलब क्या हुआ, आप एक फाइल जो है मान लो शेयर करते हो किसी को, आपने एक फाइल बनाई और आपने इस फाइल को शेयर कर दिया किसी के साथ, XYZ के साथ, और उसको शेयर करते समय आपने उसमें क्या लगा दिया, ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन ऑन कर दिया। क्या कर दिया आपने, उसको ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन ऑन कर दिया। तो ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन ऑन करने के बाद क्या होता है कि अब वो अगला बंदा जब भी उस फाइल में कोई भी चेंजेस करेगा वो अलग से ही दिखेगा, क्या कलर रेड हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा जो अलग से ही दिखेगा। तो उसने चेंज कर दिया, जो भी उसने चेंज किया वो अलग से ही दिख रहा है। वो फाइल जब आपके पास आएगी, नाउ यू हैव द ऑप्शन, क्योंकि आप उस फाइल के ओनर हो तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उन चेंजेस को एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि विच मेन्यू पाथ, कौन सा मेन्यू पाथ नेविगेशन यूज करोगे आप इन LibreOffice कैल्क, क्या करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए जो भी आपने चेंजेस किए हैं, किसमें, एक स्प्रेडशीट में, ठीक है। तो टूल्स के अंदर रिव्यू चेंज नहीं, देखो ये ऑप्शन, ये तो बेसिकली क्या होता है, रट्टा मारना होता है, सिंपली इसमें रट्टा मारना पड़ेगा आपको कि एडिट मेन्यू के अंदर होता है ट्रैक चेंजेस और उसके अंदर होता है मैनेज। तो मैनेज में आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें 6 क्वेश्चन थे, उसमें से आपको 5 सवालों का जवाब देना था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें भी 6 क्वेश्चन थे, इसमें से भी किसी 5 क्वेश्चन के जवाब देने थे। अगर आपने 6 के 6 दे दिए तो शुरू के 5 को ही वो इवेलुएट करेगा, लास्ट वाला क्वेश्चन छोड़ दिया जाएगा। सो मेक श्योर इसमें आपको एक एक क्वेश्चन का ऑप्शन है छोड़ने का, ठीक है। नाउ फिर से वही क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे भी क्या करना है आपको बच्चा, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है आउट ऑफ व्हाट 6 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, यानी कि बिल्कुल सेम पैटर्न पर अभी तक चल रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्या कहता है कि राहुल वांट्स टू जनरेट अ टेबल ऑफ कंटेंट्स। अभी हमने पढ़ा ना टेबल ऑफ कंटेंट्स, जैसे आपके बुक में जो टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, किस पेज नंबर पे क्या है, किस पेज नंबर पे क्या है। जैसे आनंद सर की बुक है, मतलब मेरी बुक जो है वो क्लास 11th की है, क्लास 12th की। अगर आप क्लास 11th और क्लास 12th में कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो आप ऑब्वियसली इस चैनल पर रहेंगे, है ना, आप ऑब्वियसली वो बुक खरीदेंगे। और ये जनरली अगर आप कंप्यूटर साइंस के साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो BCA BTech और MCA तक भी, है ना, हमारे साथ बने रहेंगे, राइट। इट इज नॉट सो कि सिर्फ 10th तक ही है, नहीं, 10th है, 11th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की कंटेंट इस चैनल पे अवेलेबल है। सो दिस विल बी अ लॉन्ग जर्नी ऑफ रिलेशनशिप, हमारे बीच का रिलेशनशिप काफी लंबा होने वाला है अगर आप जो है वो
कंप्यूटर साइंस के साथ अपना फील्ड आगे देखना है। चलिए नाउ, तो राहुल वांट्स टू जनरेट अ टेबल ऑफ कंटेंट्स in his LibreOffice writer, right? Now, however, when he inserts table of contents, ठीक है, टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स को बनाना है, और जब वो टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स को इंसर्ट कर रहा है, इट अपीयर्स एम्प्टी, तो कुछ नहीं आ रहा है। क्या कर दिया होगा उसने? ऐसा कुछ हेडिंग ही नहीं बनाया होगा ना, उसने हेडिंग बनाया नहीं होगा, है ना, किसी को हेडिंग नहीं, सब प्लेन लिखते चला गया होगा। देखिए, जब आप टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है? प्री रिक्विजिट मतलब पहले से क्या आपको दिमाग में रखना है, ये रखना है भैया जिसको जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है उसको हेडिंग 1 दे, उसके अंदर जो है उसको हेडिंग 2 दे, अगर उसके अंदर भी कोई है तो उसको हेडिंग 3 दे। तो हेडिंग वाइज अगर आप देंगे सिर्फ और सिर्फ तभी टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या करता है? काम करता है। ठीक है, तो ये रहा, he forgot to apply heading styles, heading 1 क्या, which of the following is most likely the reason for this issue, तो वो भूल गया भैया हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 देना, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स तब क्रिएट नहीं होते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? ड्यूरिंग एन ऑडिट, जब ऑडिट हो रही थी, इट इज ऑब्जर्व दैट एम्प्लॉइज आर सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स एंड पुअर पोस्चर, यानी कि सीधा नहीं बैठे। मैं भी अभी तो झुका हुआ हूं, मैं सीधा नहीं बैठा, अब मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूं, तो ऑब्वियसली अकड़न होगी, कमर का दर्द होगा। ठीक है, एंड द कंप्यूटर स्क्रीन कॉज ग्लेयर, ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती है कंप्यूटर की स्क्रीन से। विच हैजर्ड आर मोस्ट रेलेवेंट हियर, तो इनमें से कौन सा हैजर्ड सबसे रेलेवेंट है? फिजिकल एंड फायर हैजर्ड्स, आग कहां लग जाएगी? मैं अगर टेढ़ा मेढ़ा बैठूंगा तो आग थोड़ा लग जाएगी। ठीक है, केमिकल थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, बायोलॉजिकल थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। देखो नाम से ही क्लियर है, बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो आप बस पढ़ोगे ढंग से तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या करना है आपको, है ना। तो ये ऑब्वियसली एर्गोनॉमिक एंड हेल्थ हैजर्ड्स। एर्गोनॉमिक का मतलब ही होता है कि जब हम पुअर पोस्चर में लगातार बैठे हैं तो उसकी वजह से जो हेल्थ कंसर्न्स होते हैं, जैसे लगातार मैं बैठा हुआ पुअर पोस्चर में, तो मेरे कमर में दर्द हो सकता है, मेरे घुटनों में दर्द हो सकता है। ठीक है, मेरी आंखें जो है वो कह सकते हैं कि दर्द हो सकती हैं। ठीक है, मेरे कंधों में दर्द हो सकता है। पुअर पोस्चर में बैठने का यही होता है, इसको हम लोग कहते हैं एर्गोनॉमिक। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा ये फिर से सेकंड क्वेश्चन कैसे हो गया? अच्छा, इसका सॉल्यूशन देखिए, इसको मैंने यहां लिख भी दिया है। ठीक है, क्या यहाँ पे कि एन एर्गोनॉमिक हैजर्ड इज अ टाइप ऑफ रिस्क, ये क्या एक रिस्क है या एक प्रॉब्लम है दैट अफेक्ट्स आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है, बुरा प्रभाव डालना है। एक तरह इफेक्ट होता है, इफेक्ट का मतलब प्रभाव होता है, वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, लेकिन अफेक्ट का मतलब हमेशा होता है बुरा प्रभाव। तो दैट अफेक्ट्स आवर बॉडी ड्यू टू पुअर पोस्चर, रेपिटेटिव वर्क एंड इम्प्रॉपर वर्क प्लेस सेटअप। मतलब मैंने जो है लैपटॉप इतना नीचे कर दिया कि वैसे झुक कर देख रहा हूँ, या लैपटॉप इतना ऊपर है कि मैं एकदम ऊपर देख रहा हूँ, प्रॉपर नहीं है। बहुत सारी चीजें होती हैं, कीबोर्ड जो है वो ऐसे है तो मेरे को टाइप करने में क्या हो रहा है, ये उठा के टाइप करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा नीचे है तो मेरे को ऐसे ऐसे टाइप करना पड़ रहा है। मतलब हर चीज का एक प्रॉपर डेकोरम होता है, वो नहीं है। तो इट कैन कॉज पेन और इंजरी, इससे पेन हो सकता है, इंजरी हो सकती है, जो मसल्स और जॉइंट को खराब कर सकती है। ये है जैसे फॉर एग्जांपल सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट प्रॉपर चेयर सपोर्ट, जैसे ये पीछे सपोर्ट चेयर का नहीं हुआ, जैसे मुझे मन किया अभी तो मैं थोड़ा पीछे हो गया ना, अब जो है वो सपोर्ट हो ही नहीं, टेबल पे आप बैठे हुए हो ठीक है, तो मुश्किल होगी, राइट। नाउ वही चीज लिखा हुआ है, यूजिंग ए कंप्यूटर विद रॉन्ग स्क्रीन हाइट गलत है। ये सब चीजें बैक पेन नेक पेन कर सकती है, इसी को हम लोग कहते हैं एर्गोनॉमिक हैजर्ड। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है? इन अ डेटाबेस टेबल, ऑब्वियसली टेबल मतलब एक ऐसी जगह जहां हम डेटा को स्टोर करते हैं, है ना, रोज और कॉलम्स होते हैं, और इसी रोज और कॉलम के फॉर्म में हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। ये तो आपको पता ही है, दिस इज कॉल्ड टेबल। तो कहता है कि इन अ डेटाबेस टेबल इफ मोर देन वन फील्ड इज यूज्ड टुगेदर टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। देखिए टेबल में जो होता है, जैसे मान लिया मैं एक टेबल बनाऊं, ये मैंने क्या ही बना दिया, ऐसे तो मैं एक टेबल ही बनाया था। ठीक है, जैसे मान लिया मैं एक स्टूडेंट टेबल बनाता हूं। ठीक है, स्टूडेंट टेबल में क्या होगा? स्टूडेंट टेबल में होगा रोल, ठीक है, मान लीजिए, जरूरी नहीं यही होगा, लेकिन मान लीजिए रोल होगा, नेम होगा, ठीक है, मार्क्स होगा। ठीक है, मान लीजिए और एक और चीज क्या है, जेंडर डाल देते हैं, है ना। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है? देखो क्वेश्चन ये कहता है कि जब एक टेबल है हमारे पास और जब उसमें एक से ज्यादा फील्ड, अब देखो ये टेबल हो गया, इसमें फील्ड कौन कौन सा? इस टेबल में फील्ड है रोल, नेम, मार्क्स और जेंडर। ठीक है, याद रखना जो फील्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो हमारे हेडिंग्स होते हैं ना, उन्हीं को हम फील्ड्स कहते हैं। हेडिंग को ही क्या कहते हैं? फील्ड्स कहते हैं। कभी कभी उसको हम लोग एट्रीब्यूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कभी कभी हम उसको एट्रीब्यूट, यानी एग्जाम में आपको ये भी बोल सकता है कि एट्रीब्यूट या फील्ड्स दोनों एक ही चीज है जो हेडिंग्स होते हैं। तो क्या क्या एट्रीब्यूट्स है इसमें? रोल है, नेम है, मार्क्स है और जेंडर है। अब देखो हमारे पास एक टर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी की। देखो यहाँ पे है ना, ये समझना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन इससे भी पूछ सकता है, ऐसा थोड़ा नहीं यही क्वेश्चन पूछेगा, इस चारों को बारे में को जानना पड़ेगा।
तो पहला चीज होता है प्राइमरी की। देखो प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की किसी भी टेबल में वो की होता है, यानी वो फील्ड होता है। प्राइमरी की किसी भी टेबल में वो फील्ड होता है जो यूनिक होता है, जो क्या होता है, यूनिक होता है, और जिसमें आप वैल्यू नहीं जो है वो छोड़ सकते, उसके लिए वैल्यू आपको देनी ही देनी पड़ेगी। तो नॉट नल, नॉट नल मतलब उस फील्ड में, यानी जिसको आप प्राइमरी की बनाएंगे उसमें आप उसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, उसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते, वही प्राइमरी की हमेशा बनता है। ठीक है, और प्राइमरी की क्या करता है, तो किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जैसे आपके बोर्ड का रोल नंबर है, एग्जाम्पल आपके बोर्ड का रोल नंबर है, बोर्ड का रोल नंबर, क्या आपका रोल नंबर किसी दूसरे को मिल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। या ऐसा हो सकता है कि आपको बोर्ड का रोल नंबर मिले नहीं और बुलाया जाइए आप एग्जाम देके आ जाइए? बिल्कुल भी नहीं। तो वही, यानी कि आपका बोर्ड का रोल नंबर क्या है, प्राइमरी की है। उसमें और भी डेटा बन सकता है, जैसे आपका नाम होगा, आपके फादर्स नेम होगा, आपका एड्रेस होगा, आपके स्कूल का नाम होगा, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए वो भी होगा, लेकिन सब में जो है सिर्फ और सिर्फ आपका जो बोर्ड का रोल नंबर है वही प्राइमरी की बन सकता है। क्यों? क्योंकि वो किसी और, मतलब वो पहली बात तो वो यूनिक होगा। यूनिक का मतलब ये होता है कि भैया एक बार जो मिल गया जिसको वो दूसरा सेम वैल्यू किसी और को नहीं मिलेगा। दूसरा, बिना उसको दिए हुए कोई वैल्यू आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो नेम दो लोगों का तो सेम हो सकता है, फादर्स नेम भी दो लोगों का सेम हो सकता है, सब्जेक्ट भी सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या सेम नहीं हो सकता है? दैट इज व्हाट प्राइमरी की। वो आपका बोर्ड का रोल नंबर, राइट, एम्प्लॉय का कोड और स्टूडेंट का यहाँ रोल नंबर। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी की। ठीक है, अब क्या है, कहता क्या है कि भैया हमारे पास जो है इफ मोर देन वन फील्ड, यानी मान लो इस टेबल में, जैसे इस टेबल में रोल नंबर है अगर, तो इस टेबल में अगर रोल नंबर है तो आपने कह दिया हाँ सर ये रोल नंबर जो होगा वो क्या होगा, हमारा प्राइमरी की होगा। लेकिन एक मिनट के लिए मान लीजिए ये रोल नंबर नहीं है इसमें, ये रोल नंबर इस टेबल में नहीं है, अब आप किसको प्राइमरी की बनाओगे? कोई ऐसा अकेला नहीं है, ना ही नेम को अकेले आप प्राइमरी की बना सकते हो। क्यों? क्योंकि दो से अधिक नेम जो है वो क्या सकते, मतलब जैसे मेरा नाम आनंद है तो हो सकता है किसी और भी मेरे बच्चे, जैसे मेरे स्कूल में जो स्टूडेंट है उसका नाम मेरे किसी एक दोस्त का नाम आनंद हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वैसे ही मार्क्स में दो लोगों के नंबर सेम हो सकते हैं, जेंडर में तो बहुत सारे, दो ही जेंडर, तीन जेंडर है। ठीक है, तो फिर क्या मुसीबत आएगी? फिर तो हम किसी को प्राइमरी की बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इस लायक तो कोई है ही नहीं, है ना। तो उस समय हम क्या करते हैं, जैसे नेम और मार्क्स को, ऐसा बहुत रेयर चांस है, ऐसा नहीं है दो ही, दो या तीन को भी मिला के, कि नेम भी सेम हो, मार्क्स भी सेम हो, फादर्स नेम भी सेम हो। मान लो एक और फील्ड होता है फादर्स नेम, तो जब हमारे पास कोई एक ऐसी फील्ड इस लायक नहीं होती है जिसको हम क्या बना पाए, प्राइमरी की बना पाए, तो हम क्या करते हैं, हम दो या दो से अधिक फील्ड्स को, दो भी तीन भी, दो या दो से अधिक फील्ड्स को मिला के प्राइमरी की का ही काम करवाते हैं उससे। क्या करते हैं उससे? हम प्राइमरी की का ही काम कराते हैं। और लेकिन उस समय उसको प्राइमरी की नहीं कह के क्या कह देते हैं, कंपोजिट की। तो कंपोजिट की जो होता है इसे काइंड ऑफ प्राइमरी की होता है, लेकिन प्राइमरी की अकेले सक्षम होता है कि हमको पता है कि भैया इससे एक ही रिकॉर्ड निकल के आएगा। ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाइड रिकॉर्ड। जैसे बैंक में बैंक अकाउंट नंबर किसी दो बंदे को अकाउंट नंबर से मिलेगा नहीं, तो दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी की। लेकिन अगर बैंक में अकाउंट नंबर ही नहीं है तो हो सकता है नाम, फादर्स नेम और एड्रेस, इन तीन चीजों को मिला के आपको क्या बना दे, प्राइमरी की बना दे। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कंपोजिट की। नाउ कैंडिडेट की भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और फॉरेन की भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। कैंडिडेट की का मतलब क्या हुआ, जैसे कि इलेक्शंस में कैंडिडेट खड़े होते हैं ना, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, सब जीत जाते हैं, नहीं। तो इस ये टेबल छोटा सा आपको दिख रहा है तो आपको लग रहा है हाँ सिर्फ रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की होगा, लेकिन जब टेबल बहुत बड़ा होता है उसमें बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, तो हमको लगता है पहली बार में अच्छा ये भी प्राइमरी की बन सकता है, ये भी प्राइमरी की बन सकता है, ये भी प्राइमरी की बन सकता है। ठीक है, लेकिन बनता कोई एक है। तो जिनको जिनको हमको लगता है कि ये प्राइमरी की बन सकता है, ये प्राइमरी की बन सकता है ना। जैसे मान लो मुझे पहला कोई फील्ड मिला, मुझे लगा ये भी प्राइमरी की बन सकता है, दूसरा मिला प्राइमरी की भी बन सकता है, तीसरा मिला ये भी प्राइमरी की बन सकता है, चौथा मिला ये भी प्राइमरी की बन सकता है। हमें लगा, मुझे लगा, जरूरी नहीं कि बन ही जाएगा। तो ये चारों जो मुझे लगे कि ये प्राइमरी की बन सकते हैं, इसको हम लोग कहेंगे क्या, कैंडिडेट कीज। क्या कहेंगे इसको, कैंडिडेट की। कैंडिडेट की का मतलब क्या होता है कि भैया जो प्राइमरी की बन सकते हैं। लेकिन जब अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा तो एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इन वन टेबल देयर इज ओनली वन प्राइमरी की, एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगा। तो ऑब्वियसली किसी एक को ही हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, है ना। देखेंगे भैया कि कौन सबसे सुटेबल है। तो जैसे मान लो सेकंड वाले को हमने बोला प्राइमरी की बनेगा, तो ये क्या बन गया, हमारा प्राइमरी की बन गया। ठीक है, तो ये दूसरा टर्म हो गया। तो मतलब क्या है कि प्राइमरी की जो है वो कैंडिडेट की में से ही कोई एक होता है। जो इलेक्शन में खड़े हुए बहुत सारे लोग थे उसमें से कोई एक ही तो बनता है, एमएलए या एमपी, है ना। विधायक जो बनता है वो कोई एक ही बंदा बनता है। और जैसे ये सेकंड वाला तो यहां चला गया, तो ये जो 1, 3 और 4 ये जो बेचारे बच गए, इनको हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट की। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि ऑल्टरनेट की क्या कहलाता है। ऑल्टरनेट की यानी कि जिनको हमें लगता है प्राइमरी की बन सकते हैं वो होते हैं कैंडिडेट,
उनमें से एक क्या होता है, वो बन जाता है प्राइमरी, और जो बच जाते हैं वो क्या होता है, ऑल्टरनेट की होता है। ठीक है बच्चा, इतने सारे आपको क्वेश्चंस बन गए इस एक स्लाइड से। फॉरेन की थोड़ा सा बड़ा है, उसको भी नहीं बताएंगे, छोड़िए वरना पता चलेगा सिर्फ इसी को पढ़ाते रहेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी तो पढ़ाने, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड हो सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इफ डेटाबेस फील्ड इज डिफाइंड एट var 50 एंड द यूजर एंटर्स 20 कैरेक्टर, यानी कि ठीक है एक फील्ड आपने बनाया, जैसे मान लीजिए नेम फील्ड बनाया है आपने, और नेम फील्ड को आपने बनाया है क्या, var 50, ठीक है। तो कहता है क्या कि ठीक है आपने नेम var 50 तो बनाया है, लेकिन आपने एक ऐसा नाम दिया जो 20 कैरेक्टर्स का है, तो कितना स्टोरेज एलोकेट होगा। देखो समझो इस चीज को, जो हम टेक्स्ट को स्टोर करते हैं ना, टेक्स्ट मतलब जो भी आप लिखते हैं, जो भी स्ट्रिंग होता है, जो भी आप टाइप करते हैं वो टेक्स्ट होता है, ठीक है, ABCD 1 2 3 4 सब टेक्स्ट कहलाता है ना। तो var का देखो, टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक क्या होता है, एक होता है हमारे पास कैर, और एक हमारे पास क्या होता है, var। कैर जो होता है, अगर आपने इसका मान लो 50 साइज माना और आपने इसमें राम दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, राम को स्टोर करेगा, तो शुरू के 3 स्टोर कर लिए, बाकी जितने 47 बच जाएगा ना, उन 47 में भी ब्लैंक स्पेस भर देगा। और याद रखिएगा कंप्यूटर साइंस में ब्लैंक स्पेस भी जो होता है वो क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है, यानी कि 50 का 50 ऑक्यूपाई कर लेगा। तो एक कैरेक्टर इज 1 बाइट, तो 50 कैरेक्टर्स इज व्हाट, 50 बाइट्स। यानी कि ये ऐसा नहीं है 50 आपने इसको साइज दिया है और वैल्यू कम दी, 3 की ही वैल्यू दी, 3 बाइट की ही वैल्यू दी, तो ये बाकी 40 के 47 में जो होता है वो क्या करेगा, वो ब्लैंक स्पेसेस भर देगा, तो 50 का 50 ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन var क्या कहता है, ठीक है भैया 50 साइज मुझे आपने दिया है, अब आपने मुझे क्या दिया, राम दिया, इसका मतलब आपने मुझे कितना दिया, 3 कैरेक्टर दिया, तो 47 को ये रिलीज कर देता है, ठीक है भैया इसको वापस दे देता हूं, कोई और इसको यूज कर लेगा। तो इसने एक्चुअली कितना यूज किया, बनाया तो आपने 50 बाइट्स का था, लेकिन एक्चुअली वैल्यू के हिसाब से इसने कितना यूज किया, सिर्फ 3 बाइट्स को यूज किया, बाकी वो क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो ये डिफरेंस होता है कैर और var में। तो अभी जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई var है और 20 कैरेक्टर ही एंट्री की है, तो 20 जितनी कैरेक्टर एंट्री कीजिएगा var में उतनी ही वो क्या लेगा, स्पेस लेगा, तो 20 बाइट्स का स्पेस लिया। अब ये क्वेश्चन अगर होता है कि यहाँ पे कैर 50 होता है और आपने उसमें 20 कैरेक्टर डाले हैं, तो कितना लेगा, तो वो 50 ही लेगा, चाहे उसमें कितने ही डालिए, क्योंकि जो भी मैक्सिमम साइज होती है वो उसी को लेता है। ठीक है, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, अ डेटाबेस डिजाइनर वांट्स टू क्रिएट अ सिस्टम वेयर मल्टीपल टेबल्स आर कनेक्टेड। जैसे ये टेबल ए है, ठीक है, टेबल ए है, टेबल बी है, टेबल 2 है, ठीक है, टेबल 3 है, ये बहुत सारे टेबल्स हमारे पास हैं, और जो है वो बहुत सारे इन टेबल्स को हमें क्या करना है, आपस में कनेक्ट करना है। तो जब भी मल्टीपल टेबल्स को कनेक्ट करने का आपस में काम आता है बेटा, वो कहलाता है रिलेशनल डेटा मॉडल। तो रिलेशनल डेटा मॉडल इज द मॉडल जहां पे हम मल्टीपल टेबल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। और एक होता है फ्लैट फाइल सिस्टम। ये क्या होता है, फ्लैट फाइल सिस्टम। फ्लैट फाइल सिस्टम में क्या होता है कि एक ही फाइल में, जैसे आपने एक ही एक्सेल का फाइल खोला और पूरा डेटा आप उसी में स्टोर कर रहे हैं, तो जब एक ही किसी फाइल में आप जो है वो सारा का सारा डेटा स्टोर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लैट फाइल सिस्टम। और जब आप मल्टीपल टेबल्स में डेटा को स्टोर कर रहे हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रिलेशनल डेटा मॉडल। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये तो सेम क्वेश्चन आ गया आई थिंक, यस फिफ्थ क्वेश्चन 2 बार आ गया, कोई बात नहीं। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहते हैं, द क्वेरी डिजाइन व्यू इन लाइवर ऑफिस बेस। देखो एक तो हमने क्या देखा कि लाइवर ऑफिस राइटर, ये क्या होता है भैया, ये टेक्सचुअल वर्क के लिए होता है, यानी कि हम टाइपिंग से रिलेटेड काम करते हैं उसके लिए होता है। दूसरा हमारा क्या आ गया, लाइवर ऑफिस कैल्क, ये क्या करते हैं, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, यानी ये एक तरह से ये मान लो MS वर्ड है, ये क्या है, ये एक तरह से MS वर्ड है, ये क्या एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ठीक है। और ये देखो ये है लाइवर ऑफिस बेस। लाइवर ऑफिस बेस का मतलब क्या होता है बेटा, लाइवर ऑफिस बेस का मतलब हुआ ये डेटाबेस से रिलेटेड है, डेटाबेस, यानी कि अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करो तो माइक्रोसॉफ्ट में इस नाम से क्या है, MS एक्सेस है, ठीक है। तो ये एक तरह से कंपैरेटिव स्टडी हो गया। वर्ड के लिए क्या हो गया, राइटर, एक्सेल के लिए क्या हो गया, कैल्क, एक्सेस के लिए क्या हो गया, बेस। तो क्या कहता है कि द क्वेरी डिजाइन विंडो, यानी क्वेरी को डिजाइन करने की जो विंडो होती है लाइवर ऑफिस में, वो कितने पार्ट्स में बटी होती है, तो बेटा उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, ठीक है। तो क्या इसमें द क्वेरी डिजाइन विंडो इन लाइवर ऑफिस बेस इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स, ठीक है। पहला होता है अपर पैन
और दूसरा होता है लोअर पैन, यानी उसको डिजाइन ग्रिड भी कहते हैं। तो अपर पैन और लोअर पैन, तो टोटल कितना हो गया 2, इसलिए आंसर कितना होगा 2। अब अपर पैन में क्या होता है, जो ऊपर होता है कि दिस पार्ट शोज द टेबल्स एंड देयर फील्ड्स, यानी कि टेबल का नाम सारे और उनमें कौन कौन से फील्ड है वो शो करता है। और लोअर पैन में दिस पार्ट इज यूज्ड टू सेलेक्ट फील्ड्स, इसमें आप फील्ड को सेलेक्ट कर सकते हो, कोई क्राइटेरिया सेट कर सकते हो, बहुत सारे कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो। तो दो पार्ट में अपर पैन एंड लोअर पैन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी वही है, 5 क्वेश्चन के जवाब देने हैं 6। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं हम। हर में से हमें कितने कितने करने हैं, 5-5 क्वेश्चन करने थे। हर में से हमें क्या करने हैं भैया, 5-5 क्वेश्चन करने हैं, और सब में 6-6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हर क्वेश्चन में एक ऑप्शन है। और लास्ट वाले में यानी 5th वाला सेक्शन जो आएगा उसमें आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। तो ये क्या हो गया, 5, 10, 15, 20 और 4, 24, टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे 24। यानी लास्ट वाले सेक्शन से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करने होते हैं, बाकी सारे सेक्शन से 5 क्वेश्चन रख लीजिएगा, दिमाग में याद कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, व्हिच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू ओपन टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स इन लाइवर ऑफिस राइटर। शॉर्टकट याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेम्पलेट को अगर आप जो है वो टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स अगर आप ओपन करना चाहते हो ओपन ऑफिस राइटर में, तो कौन सा शॉर्टकट आप यूज करोगे इन चारों में से। तो टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स के लिए हम जो शॉर्टकट यूज करते हैं वो होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। दिस इज द आंसर। कंट्रोल एन से न्यू फाइल ओपन होती है, याद रखिएगा। इसलिए कंट्रोल शिफ्ट एन से क्या होगा, हमारा टेम्पलेट का डायलॉग। टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट एक प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट है, प्री डिजाइंड, सॉरी नॉट डिफाइंड। टेम्पलेट क्या होता है, एक प्री डिजाइन, मतलब डिजाइनिंग पहले से आपको करी हुई मिल जाएगी। जैसे मान लो आपको आपका बायोडेटा बनाना था, तो ऑलरेडी बायोडेटा कुछ डिजाइन आपको मिल जाएंगे, इस डिजाइन में बायोडेटा अवेलेबल है, उसमें बस उसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें जो भी नाम है उसको मिटा के अपना नाम डाल लीजिए, जो फादर्स नेम है उसको मिटा के अपना फादर्स नेम डाल लीजिए। तो टेम्पलेट का मतलब प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट, जिसको आप यूज करके उसकी डिजाइनिंग तो मिल गई आपको, बस अपना टेक्स्ट डाल दो उसमें, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, टेम्पलेट। नाउ दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि रोहित इज एनालाइजिंग सेल्स डेटा, ठीक है, अक्रॉस 4 डिफरेंट शीट्स, अलग अलग शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 मान लो। He wants to combine the data into single sheet। तो क्या हुआ, अलग अलग शीट से, यानी कि आपके पास क्या है, मल्टीपल शीट से, ठीक है। और मल्टीपल शीट से आपको क्या करना है, डेटा को एक जगह लाना है और एक शीट में डालना है। तो आप खुद से सोचो इंग्लिश वर्ड क्या होगा, डेटा को क्या करोगे आप, कंसोलिडेट करोगे ना। तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, यूज कंसोलिडेट, यानी कि आप क्या करोगे, डेटा को कंसोलिडेट करोगे, अलग अलग शीट से एक जगह डेटा को लेके आना, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉर्म्स इन डेटाबेस इज इनकरेक्ट। डेटाबेस में फॉर्म होता है, जैसे आपने बहुत सारे गूगल फॉर्म भरे होंगे ना, भरे हैं कि नहीं भरे, ऑब्वियसली बहुत सारे गूगल फॉर्म्स भरे होंगे। गूगल फॉर्म्स में क्या होता है, नेम होता है, तो नेम के सामने आप नेम भर देते हो, ठीक है। मान लो फादर्स नेम होता है, तो आप क्या करते हो, फादर्स नेम के आगे फादर्स नेम भर देते हो। ऐसे ही जो भी पूछता है और लास्ट में क्या कर देते हो, यहाँ पे सबमिट कर देते हो, राइट। ऐसा ही फॉर्म होता है, और सबमिट करते हो तो आपके पास एक मैसेज आता है कि डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली, और फिर यहाँ से डेटा गायब हो जाता है, आपको नहीं पता वो डेटा कहाँ गया, लेकिन डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली हो जाता है, ठीक है। तो कहता है कि उन फॉर्म्स के बारे में क्या इनकरेक्ट है इसमें। तो क्या है, अ फॉर्म प्रोवाइड्स अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर एंटरिंग एंड मॉडिफाइंग डेटा। ऑब्वियसली यूजर जो है वो फ्रेंडली, आसानी से हम देख पाएंगे, उसके सामने वैल्यू भर पाएंगे, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमें क्या पता लगाना है, इनकरेक्ट वाली बात पता लगानी है। नेक्स्ट है, each field control in the form consist of label and field value। label मतलब होता है नाम, है ना, ये दिया ना, नेम लिखा ना, इस पे f नेम लिखा ना, these are called as what, label, obviously, ठीक है। और उसके सामने एक वैल्यू, फील्ड वैल्यू, हाँ उसके देने, ये भी होता है, ये भी तो बात सही है, होता ही होता है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड, फॉर्म्स कैन इंक्लूड ग्राफिक। बिल्कुल ग्राफिक्स हो सकता है ना, यहाँ पे देते हैं इंसर्ट योर पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर का बना देते हैं, फोटो डालिए अपना, डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, ये भी सही है। तो जब ये तीनों सही है तो मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। क्यों, फॉर्म्स आर यूज्ड टू परमानेंटली स्टोर डेटा लाइक टेबल्स। नहीं, ये डेटा थोड़ा ना स्टोर करता है, ये डेटा को लेता है, मतलब डेटा आपसे मांगता है, स्टोर तो ये कहीं जाके कहाँ करता है, किसी दूसरे डेटाबेस में करता है, मतलब जो इससे लिंक होगा वहां जाके डेटा, फॉर्म डेटा स्टोर नहीं करता है, डेटा को लेता है और डेटा को ले जाके आपके डेटाबेस में क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। बहुत क्रिटिकल है ये क्वेश्चन, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो हम लोग यही सोचेंगे ना कि भाई हाँ फॉर्म तो यूज किया जाता है किस लिए, परमानेंटली स्टोर डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए फॉर्म ही तो यूज करते हैं, तभी तो डेटा हमेशा स्टोर नहीं।
ये फॉर्म नहीं करता है। फॉर्म तो आपको एक ऑप्शन दे दिया कि आप डेटा भरिए और भर के क्या कीजिए, सबमिट कीजिए, और सबमिट जब कीजिएगा तो वो डेटाबेस में जाएगा। तो डेटाबेस में डेटा स्टोर है आपका, फॉर्म में थोड़ा ना स्टोर है। था ट्रिकी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, ड्यूरिंग ऑफिस वर्क एम्प्लॉय कंप्लेन ऑफ स्ट्रेस। कोई फायदा होगा नहीं कंप्लेन करने का कितना भी स्ट्रेस हो, स्ट्रेस में ही जीना है। ड्यू टू लॉन्ग आवर्स एंड कंफ्लिक्ट विद कलीग, एक काम जो है वो आप कर रहे हो, लंबे लंबे टाइम तक काम कर रहे हो, उस पर से आपका बगल में जो बैठा है वो चुगली आपकी कर दे रहा है, ठीक है तो दिमाग खराब होगा ही होगा। विच अप्रोच इज मोस्ट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द हैजर्ड? कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन ट्रेनिंग एंड प्रमोटिंग हॉबीज। ये नाम से ही क्लियर हो गया बेटा कि कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन करना पड़ेगा, हॉबीज को प्रमोट कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है खेलकूद में थोड़ा वो खेलिए, बस ये तो बिल्कुल नाम से क्लियर हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, रितिका हैज क्रिएटेड ए स्प्रेडशीट टू कैलकुलेट ईएमआई। एक स्प्रेडशीट है जिसमें उसको क्या करना है, ईएमआई को कैलकुलेट करना है कार लोन के लिए। द ईएमआई डिपेंड्स अपॉन द लोन अमाउंट। ऑब्वियसली जो हमारा ईएमआई होगा वो किस पर डिपेंडेंट होगा, ईएमआई हमारा डिपेंडेंट होगा लोन कितना लिया है, किस इंटरेस्ट पे लिया है, और ड्यूरेशन कितना, कितने साल के लिए लिया है ना, यही होता है ईएमआई निकालने का तरीका। सी फिक्सेस द लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट रेट, यानी लोन अमाउंट और इंटरेस्ट रेट को उसने तो फिक्स कर दिया, बट wants the EMI to be exactly 12,000 per month। यानी कि लोन अमाउंट और इंटरेस्ट रेट फिक्स कर दिया, ठीक है। देखो लोन अमाउंट को फिक्स कर दिया, ठीक है भैया इतना ही लोन अमाउंट मेरे को चाहिए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट को भी उसने फिक्स कर दिया भैया 5% 7%, ठीक है वो भी फिक्स कर दिया, ठीक है। सिर्फ वो क्या करना है, टाइम को चेंज करेगी ना फिर, और क्या चेंज कर सकती है, टाइम को चेंज कर सकती है। और कहती है कि मेरे को फिक्स वैल्यू चाहिए, मतलब ईएमआई जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 12,000 ही होना चाहिए, यानी कि 12,000 से हमको ज्यादा नहीं ईएमआई लेना है। तो क्या करेंगे हम, विच फीचर ऑफ कैश शुड सी यूज, तो कौन से फीचर वो यूज करें। देखो ये तो इतना क्लियर यहीं पे लिख दिया है, गोल सिग। मेरा गोल है कि मेरे को ईएमआई 12,000 करनी है, बिकॉज इट एडजस्ट द इनपुट लोन ड्यूरेशन, लोन ड्यूरेशन मतलब टाइम, टू रीच द एग्जैक्ट टारगेट आउटपुट। मतलब मेरे को लोन पता चल गया था कितना है, मेरे को इंटरेस्ट रेट पता चल गया था कितना है, और मेरे को 12,000 की ईएमआई बनानी है, तो मुझे इसको सेट करना है। तो दूसरे फील्ड्स के बेस पे पार्टिकुलर वैल्यू लाने के लिए तीसरे फील्ड को सेट करना, ये तो क्या होता है गोल सेट, यानी किसी एक फील्ड को सेट करना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, गोल सेट। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, मटेरियल्स इन अ वर्क प्लेस आर क्लासिफाइड बाय रिस्क टू प्रिवेंट फायर्स, ठीक है। यानी जो भी मटेरियल सब काम जहां हम करते हैं वर्क प्लेस मतलब जहां हम काम करते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं रिस्क के हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द मटेरियल क्लास एंड विच एंड इट्स डिस्क्रिप्शन। देखो फायर के हिसाब से, आग के हिसाब से कुछ क्लासेस बनाए गए हैं, यानी जो भी चीजें हमारे पास होती हैं हमारी क्या कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जहां हम काम करते हैं, तो बहुत सारे सामान होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनकी क्लासिफिकेशन की गई है, क्लास ए बी सी डी ई। तो वो क्लासेस पहले यहां देख लो ताकि आने वाला हर क्वेश्चन आप कर सको, ठीक है। क्लास ए में क्या होता है, तो वैसे सामानों की लिस्ट होती है फायर कॉज्ड बाय सॉलिड मटेरियल, जैसे कि वुड, पेपर, क्लॉथ, पहले हाईली इफेक्टिव होते हैं। दूसरा क्लास बी में क्या होता है, फायर कॉज्ड बाय फ्लैमेबल लिक्विड्स, जैसे कि आपके ऑफिस में कहीं हो सकता है पेट्रोल हो, कोई ऑयल हो, कोई पेंट हो, ये बहुत जल्दी जलते हैं, इनको क्लास बी में डालते हैं। क्लास सी में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से होने वाले प्रॉब्लम्स को डालते हैं। क्लास डी में फायर कॉज्ड बाय मेटल्स, यानी मेटल्स जैसे मैग्नीशियम, इससे आपको आग लगने की संभावना है। क्लास के या क्लास एफ भी कहते हैं फायर कॉज्ड बाय कुकिंग ऑयल्स एंड फैट्स। तो ये 5 क्लासिफिकेशन है। तो अब क्वेश्चन क्या है देखिए भैया, क्लास ए में इंक्लूड्स लिक्विड्स, लिक्विड होता है इसमें क्लास ए में, नहीं भैया गलत हो गया, शुरू में हो गया। क्लास सी में इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स होते हैं, तो क्लास सी देखो इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स होते हैं, हाँ जी होते हैं। क्लास डी में वोलेटाइल मेटल्स होते हैं, क्लास डी में मेटल्स होते हैं। तो मतलब क्या है कि अगर ये याद कर लिया तो कोई भी कॉम्बिनेशन आप क्या करोगे, आसानी से याद कर लोगे। तो इन क्लास ए में क्या होता है, लकड़ी होती है, पेपर होता है, क्लॉथ होता है, ये याद करना। क्लास बी में पेट्रोल से रिलेटेड चीजें होती हैं, क्लास सी में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, क्लास डी में मेटल्स होते हैं, और क्लास के में ऑयल से रिलेटेड, कुकिंग ऑयल से रिलेटेड चीजें होती हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, और देखो आंसर तो एनी 5 नहीं, मुझे नहीं लगता एनी 5, मैंने 4 होना चाहिए, गलती से यहाँ पे मैंने 5 बना दिया। क्या हो गया यहाँ पे 4 हो गया, आंसर एनी 4। 1 2 3 4 5 6। ओ कहीं कुछ तो गड़बड़ हो गया है, किसी एक में जो है वो हमें क्या करना था, 4 को देना था ना किसी एक में, है ना। तो
ओके। देखो एक चीज जो हम गड़बड़ करके वो क्या है, वो गड़बड़ ये है, देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना उसमें से 4 का जवाब देना होता है, राइट। देखो ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना, ये क्वेश्चन जो फर्स्ट सेक्शन था, है ना। देखो ये यहां से हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, फर्स्ट क्वेश्चन का मैं अगर इसको क्लियर कर दूं एक बार, ठीक है, ये ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो 1 2 3 4 होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में, इसमें मैंने लिखा नहीं है, ये गलती है। कोई फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल कितने पूछे हैं, 6 एमसीक्यूज पूछे गए हैं। इन 6 एमसीक्यूज में से आपको 4 का रिप्लाई मतलब 4 का जवाब देना है, ठीक है। सेकंड में से 6 पूछे गए हैं, थर्ड में भी 6 पूछे गए हैं, फोर्थ में भी 6 पूछे गए हैं और फिफ्थ में भी 6 पूछे गए हैं, ठीक है। तो सिर्फ फर्स्ट वाले क्वेश्चन में नहीं, ये वाला जो क्वेश्चन हमने सेक्शन किया था उसमें से 4 जवाब देने हैं, बाकी सब में से 5 जवाब देने हैं। मैंने गलती से आपको ये बता दिया था कि लास्ट वाले में देने हैं, ठीक है, जबकि फर्स्ट वाले में ही 4 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं। तो इसमें से कोई 4 शुरू के 4 इवैल्यूएट होंगे, राइट, इन 6 में से 4। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहां से शुरू होता है, इसमें 5 देने थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें भी 5 जवाब देने हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 इसमें भी 5 जवाब देने हैं, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी 5 ही जवाब देने हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि स्नेहा इज प्रिपेयरिंग 10 डिफरेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स फॉर हर कंपनी। 10 रिपोर्ट्स, माय गॉड। ईच रिपोर्ट रिक्वायर्स द सेम हेडर विद कंपनी लोगो, अ फुटर एंड लीगल नोटिस। यानी कि किसी किसी कंपनी में देखते नहीं है कि कुछ ऊपर के कंटेंट फिक्स होते हैं, नीचे जो है नंबर वंबर दिए जाते हैं, कुछ होता है एड्रेस वेड्रेस होता है, बाकी जो चेंज होता है वो एड्रेस यहाँ पे चेंज होता है, ठीक है। एंड प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग फॉर हेडिंग एंड टेक्स्ट, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मैनुअली इंसर्टिंग एंड फॉर्मेटिंग दीज एलिमेंट्स इन ईच रिपोर्ट, विच फीचर ऑफ लाइबर ऑफिस राइटर शुड सी यूज। तो देखो इसमें क्या होता है, अगर वो क्वेश्चन ये है कि भैया ये फाइनली यहाँ पे आपको जो है वो सब कुछ पहले से है, बार बार मैं ये इसको यहाँ पे इंसर्ट करूं, बार बार इंसर्ट करूं, उससे अच्छा है कि क्या करूं, इन चारों में स्टाइल्स को यूज कर लूं, मैक्रो को यूज कर लूं, टेम्पलेट को यूज कर लूं, या टेबल ऑफ कंटेंट्स को यूज कर लूं, कौन सा यूज कर लूं। तो सबसे आसान जो तरीका होता है वो क्या होता है, टेम्पलेट होता है। एक बार आप एक टेम्पलेट क्रिएट कर लो, जो भी डिजाइन करनी है वो डिजाइन कर लो, और उसको क्या कर लो, एज अ टेम्पलेट सेव कर लो, उसको एक टेम्पलेट बना लो। तो जब एक बार आपने टेम्पलेट बना लिया, अगली बार उस टेम्पलेट को यूज कर लो, क्योंकि टेम्पलेट को आप बार बार रीयूज कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, दिस यही तो टेम्पलेट होता है ना। दूसरा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ओपन अलोंग विद द रिपोर्ट विजार्ड इन लाइबर ऑफिस बेस। यानी कि रिपोर्ट विजार्ड के साथ साथ क्या खुलता है, रिपोर्ट बिल्डर, एड फील्ड्स डायलॉग बॉक्स, बोथ ए एंड बी, नीदर ए एंड बी। देखो रिपोर्ट विजार्ड मतलब आप रिपोर्ट बनाने जा रहे हो, डेटा को क्यों डेटा स्टोर करते हैं, क्योंकि डेटा से हम फाइनली रिपोर्ट बनाते हैं। कोई भी कंपनी डेटा इसलिए स्टोर करती है कि हम उससे रिपोर्ट बना सकें, चाहे वो सेल्स का रिपोर्ट हो या सर्विस का रिपोर्ट हो, किसी भी तरह का रिपोर्ट हो, कितना पैसा कमाए, कितना खर्चा किए, कितना बचा पाए, कितना हमारे पास स्टॉक में सामान है, ये सब चीज के लिए तो रिपोर्ट बनाते हैं। तो जब हम रिपोर्ट विजार्ड खोलते हैं उस समय हमारा रिपोर्ट बिल्डर भी खुलता है और उसमें हम फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं, तभी तो कि कौन कौन से फील्ड्स हमें चाहिए अपने रिपोर्ट में, ठीक है, दोनों। तो आंसर विल बी व्हाट, सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन, रोहिणी वर्क्स एज अ फ्लोर मैनेजर। फ्लोर मैनेजर मतलब भैया जो कंपनी में ध्यान रखता है सारी चीजों का, एक तरह से मान लीजिए। सी हैज बीन असाइन्ड द टास्क ऑफ कंडक्टिंग रेगुलर डैश। तो अब जो है वो फ्लोर मैनेजर क्या काम होता है उसके अकॉर्डिंग देखना है, टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ लाइफ। फ्लोर मैनेजर सेफ्टी ऑफ लाइफ को देख रहा है इन केस ऑफ डिजास्टर और इमरजेंसी बाय इवैक्यूएटिंग द प्लेस ऑफ डेंजर। यानी कि जब लाइफ को से प्रॉब्लम हो तो किसी भी डिजास्टर केस में, किसी भी इमरजेंसी केस में, तो कौन सा काम वो करती है, कल्चरल असेंबली, मतलब ही नहीं बनता। ओपन हाउस इवेंट्स, ये क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा भैया, मेरे को ये बताओ, मेरे को जान पे खतरा है और तो मेरे को मेरा मैनेजर या मेरे को जो वो बंदा क्या करवाएगा, ठीक है। अब या था इवैक्यूएशन ड्रिल और ट्रिप्स एंड एक्सकर्शन। देखो घुमाएगा फिराएगा मेरे को क्या, एक्सक्लूजन मेथड से ही आपको, मतलब खुद से थोड़ा सा भी दिमाग लगा लीजिएगा, तो नहीं भी पढ़े तो ये सवाल बन जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, रमेश नोटिसेस दैट कलीग हैज स्लिप्ड। बेचारा कलीग गिर गया, सस्टेन टू सीरियस इंजरी, सर फट गया, हाथ टूट गया, बहुत कमर पे झटका, जो भी हो गया, बहुत सीरियस इंजरी हो गया। विच सीक्वेंस ऑफ एक्शन, तो आप क्या करेंगे, आप खुद सोचिए ना आप क्या करोगे। आपका जो आप ऑफिस में आपका कोई कलीग जो है वो गिर गया, तो क्या करोगे, जाओगे दौड़ के मेरे पास मैनेजर मेरा दोस्त गिर गया, नहीं, सबसे पहले क्या करोगे,
यस, अपने दोस्त को क्या करोगे, अटेंड करोगे, भाई क्या हुआ, सब ठीक है ना, हाँ भाई बताओ बताओ तो क्या है, फिर जाके अपने सुपरवाइजर को बता दो भाई साहब ऐसा हुआ है, और सुपरवाइजर जो भी उस पर काम कर रहा हो, जैसे उसको मान लिया एम्बुलेंस बुलाना पड़े या जो भी करना पड़े, उसको नीचे उतारना पड़े, जो भी करना पड़े उसको असिस्ट करोगे। सो व्हाट इज द आंसर, ए इज द आंसर। कुछ चीजें जो होती हैं वो बिल्कुल आप बिना पढ़े भी क्लियर कर खुद से कर सकते हो, तो ये सब चीजें कॉमन सेंस वाली होती हैं। सोनिया वर्क्स इन बिजी ऑफिस वेयर स्पिल्स, ब्रोकन ग्लास एंड क्लटर आर कॉमन, माय गॉड, ठीक है, मतलब कांच के टुकड़े जो मिल सकते हैं, जो है बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं जो आपको चुभ जाए या जिससे आपको परेशानी हो सकती है। टू मेंटेन अ सेफ एंड प्रोडक्टिव वर्क प्लेस, विच कॉम्बिनेशन, क्या करना चाहिए, अब ऐसी जगहों पे क्या करनी चाहिए, तो ऐसी जगहों पे सबसे पहला वही है, क्लीन हर ओन वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन का मतलब होता है जहां पे वो काम करते हैं, जिस डेस्क पे बैठ के वो काम करती है। रिपोर्ट फॉल्टी लाइट्स, लीव स्पिल्स फॉर क्लीनिंग स्टाफ, नहीं, स्पिल्स जो होते हैं वो क्लीनिंग स्टाफ के लिए थोड़ा ये नहीं हो सकता है। दूसरा देखें, क्लीन हर वर्क स्टेशन, सही बात है। क्लियर स्पेस अराउंड मशीन, ये भी बिल्कुल सही है, जो भी कंप्यूटर्स के आसपास जो चीजें हैं। इमीडिएटली क्लीन स्पिल्स जो होते हैं उनको क्लियर कर देना है। रिपोर्ट फॉल्टी लाइटिंग, ये भी कर देना है, बिल्कुल सही बात है। जितना मैक्सिमम क्लीनिंग करो भैया, आप कुछ चुभ वगैरह जाए, कुछ परेशानी हो जाए तो आप अपनी क्लीनिंग अपने डेस्क की खुद से करो, ये नहीं कि काम क्लीन करने वाला आएगा तो हम काम क्लीन कराएंगे, ये सारा सोनिया करेंगी। नेक्स्ट है सिक्स्थ और लास्ट क्वेश्चन, A company's finance team is preparing a quarterly budget report, ठीक है। Two managers, Mr. Raj and Mr. Meera, Miss Meera, sorry, Miss Meera work on the same spreadsheet file, यानी कि budget underscore raj dot ods and budget underscore meera dot ods, यानी देखिए ods is the full is the क्या कह सकते हैं, जो एक्सटेंशन होता है, that is called extension of which file, तो जो हमारा एक्सेल का फाइल होता है, और एक्सेल को क्या हम कहते हैं, स्प्रेडशीट फाइल कहते हैं, ठीक है। और यहां पे हम एक्सेल को एक्सेल लेंगे क्या कहते हैं, लाइबर ऑफिस कैल्क, ठीक है। नाउ बिफोर सबमिटिंग द फाइनल रिपोर्ट टू सीईओ, द टीम नीड्स टू चेक द डिफरेंसेस इन बोथ वर्जन, यानी कि इस फाइल में और इस फाइल में क्या डिफरेंसेस हैं। मर्ज द अप्रूव्ड चेंजेस, ठीक है, इनटू वन फाइल, इन दोनों में जो भी चेंजेस थे वो उसको मर्ज करके एक फाइल बनानी है। तो क्या कहता है, एज द डेटा एंट्री ऑपरेटर विच स्टेप विल यू फॉलो इन लाइबर ऑफिस कैल्क, ठीक है। क्या करोगे आप, देखो, तो बी इज द राइट आंसर, सीधा आंसर समझाता हूं कि बजट अंडरस्कोर राज डॉट ओडीएस को ओपन करोगे, यूज कंपेयर डॉक्यूमेंट को यूज करोगे, ठीक है, और टू रिव्यू द डिफरेंसेस एंड देन मर्ज डॉक्यूमेंट, और क्या करोगे, मर्ज डॉक्यूमेंट। यहां से मुझे लगता है नहीं आ रहा होगा, तो यहां के बाद क्या लिखा हुआ है, ओपन बजट अंडरस्कोर राजा ओडीएस, यूज कंपेयर डॉक्यूमेंट, ठीक है, टू रिव्यू डिफरेंसेस देन यूज मर्ज डॉक्यूमेंट। तो देखो यहां नाम से क्लियर है, तुम्हें कुछ नहीं पता था तो तुम इतना गेस कर सकते थे कि तुम्हें कंपेयर करना है तो कंपेयर डॉक्यूमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है, और फिर एक सीट बनानी है, ठीक है, मर्ज करनी है तो मर्ज डॉक्यूमेंट भी करना होगा। तो इस तरीके से तुम खुद से अभी आप कर सकते थे, राइट। सो ये था छठा क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारा क्या होता है, सेक्शन ए कंप्लीट होता है, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। ये नहीं कि हाँ ये क्वेश्चन है ये आंसर है, हाँ कहीं कहीं है, लेकिन मैक्सिमम में हमने एक्सप्लेनेशन भी किया, तभी ये थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो गई। लेकिन इसको आपको देखने के बाद ऑब्वियसली अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो वो भी आप आसानी से कर पाओगे। तो दैट वाज इट। और इसके बाद तो जो हमारा सेक्शन बी होता है दैट इज सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसमें जो है आपको वो क्लियरली बताया करेगा कि कितने क्वेश्चंस टोटल हैं, उसमें से कौन से क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आपको करने हैं। तो जैसे यहां बता रखा है कि भैया 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं, और वो सेक्शन कौन सा है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से, ठीक है। तो चूंकि 3 क्वेश्चन करने हैं और एक एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, तो टोटल कितने मार्क्स के ये सेक्शन होगा, ये सेक्शन होगा आपको 6 मार्क्स का। और सवालों के जवाब जो है वो आपको हिस्ट्री की तरह नहीं दे रहे हैं कि लिखे जा रहे हैं, जो फिक्स है 20 से 30 वर्ड में दीजिए, यानी कम से कम। देखिए कि हम ये कंप्यूटर साइंस है, राइट, इसमें नहीं कि इसमें आप कहानी लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा, इसमें आप टू द पॉइंट लिखेंगे, कम भी लिखेंगे तो पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक के बीच में यानी टोटल 5 क्वेश्चन है, इनमें से आपको टोटल 3 क्वेश्चन को करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई 3 कीजिएगा, अगर आपने 5 का 5 कर दिया तो शुरू के 3 को ही काउंट किया जाएगा। कहता है एक्सप्लेन एनी 2 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कोई भी 2 C बनाइए, बताइए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, ठीक है। तो एज पर क्वेश्चन ये 20 से 30 वर्ड में आएगा ही नहीं, तो बहुत सारे वर्ड्स हो गए यहाँ पे, उतना चल सकता है, आगे पीछे हो सकता है।
तो द 2 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर, कौन कौन से हैं? तो पहला क्लैरिटी, आपके कम्युनिकेशन में क्या होनी चाहिए? क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी द मैसेज शुड बी क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। आप क्या बताना चाहते हैं? मैं जो पढ़ाना चाह रहा हूं बिल्कुल क्लियरली पढ़ा रहा हूं, जो लिखा हुआ है वो आपको स्पष्ट दिख रहा है, जो मैसेज मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा हूं वो डिलीवर आपको हो जा रहा है। द सेंडर शुड यूज सिंपल वर्ड्स, मुझे सिंपल वर्ड्स को यूज करना है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे इंग्लिश के वर्ड यूज कर लूं कि बस आपको समझ में ही नहीं आया, ठीक है। सो दैट द रिसीवर डज नॉट गेट कंफ्यूज, ताकि रिसीवर कंफ्यूज नहीं हो। दूसरा क्या है? कंसाइजनेस। कंसाइज मतलब कि ये नहीं कि इतना ज्यादा इलैबोरेट कर दो कि बच्चे ही बोर हो जाए, नहीं, ठीक ठाक करो, ठीक है। जो मैटर है वो समझाओ, लेकिन इतना मत समझाओ कि बच्चे नींद आने लगे, ठीक है। तो द मैसेज शुड बी शॉर्ट, यानी मैसेज जो शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। अननेसेसरी वर्ड्स शुड बी अवॉइडेड, बिना मतलब के वर्ड्स को अवॉइड कीजिए, जिससे आप कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कर सकते हैं। और ये 2 C's है, जरूरी नहीं, ये बहुत सारे चीज होते हैं। जैसे ये देखिए कौन कौन से चीज होते हैं। आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कंक्रीट टू द पॉइंट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और कर्टियस होना चाहिए। ये रट लीजिएगा, इनमें से किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और सबका हिंदी रट लीजिएगा, जो हिंदी है उसी को 2-4 लाइनों में आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। माया ऑफन गेट्स फ्रस्ट्रेटेड, हमेशा बेचारी फ्रस्ट्रेट हो जाती है एट वर्क एंड रिएक्ट्स इम्पल्सिवली इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन, बहुत अजीब सा मतलब रिएक्ट करती है। शी वांट्स टू इंप्रूव हर एबिलिटी टू हैंडल इमोशंस, अपनी इमोशंस को हैंडल करना चाहती है। तो योगा करो, अनुलोम विलोम है ना, वो करो, है ना, ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, और क्या तरीका? और कोई तरीका तो है ही नहीं। तो वही आंसर लिखा होगा, माया कैन इंप्रूव इमोशनल इंटेलिजेंस बाय स्टेइंग काम, ऑल इज वेल वाला फीलिंग, ठीक है। एंड थिंकिंग बिफोर रिएक्टिंग, अब ऐसा हो सकता है क्या कि आप गुस्से में हो, पहले थिंक करो कि मैं गुस्सा करूं कि नहीं करूं, लेकिन फिर भी चलिए कोशिश तो कर सकते हैं। सी शुड प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस, कंट्रोल हर इमोशंस, लिसन केयरफुली टू अदर्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स। दूसरे को भी सुनना होता है, दूसरे को भी समझना होता है। ऐसा नहीं कि जो है आप ही बस बोले जा रहे हैं और आप ही बस समझे जा रहे हैं, नहीं, दूसरे के इमोशंस की भी कद्र करनी चाहिए, है ना। ये माया के हिसाब से माया को करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कंपेयर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। अपना बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और कहीं नौकरी कर रहे हो महीने के 50,000, 60,000, 1 लाख में, वो होता है क्या? वेज एम्प्लॉयमेंट। सिंपल, वेज मतलब दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हो आप ठीक है। जैसे कि आपके यहाँ कोई मिस्त्री आता होगा ना, कोई भी एक मिस्त्री आता होगा या कोई भी इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वो दिहाड़ी मजदूर होता है, दिन भर काम करेगा, 500, 600, 1000 रुपए देखो। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब अपना, हम अपना राजा हैं, बिजनेसमैन को कहते हैं, राइट। तो वही है कि द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट आर एज फॉलो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? अ पर्सन वर्क्स फ्रॉम देमसेल्व्स, यानी बिजनेस मेरा है, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं दूसरों को भी वेज दूंगा। फिर मैं अपने लिए अपना बिजनेस काम कर रहा हूँ, मैं दूसरों को वेज एम्प्लॉयमेंट दूंगा, ठीक है। दे मेक देयर ओन डिसीजंस, मेरा अपना डिसीजन होगा, जो प्रॉफिट होगा वो मेरा अपना होगा, और इनकम कोई फिक्स नहीं है, बहुत कम भी हो सकती है, बहुत हाई भी हो सकती है। बिजनेस में वही रिस्क है, ठीक है। और वेज में क्या है? फिक्स है भैया, 10,000 रुपये महीना है तो 10,000 मिलेगा, चाहे तुम खूब सारा काम करो चाहे काम मत करो, वैसे काम तो करना ही पड़ता है, ठीक है। तो अ पर्सन वर्क्स फॉर एन एम्प्लॉयर, यानी कि कोई आपका एक मालिक होगा, एंड रिसीव अ फिक्स सैलरी, फिक्स सैलरी आपको मिलती है हर महीने में, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम डेवलपमेंट इस तरीके से करें, ग्रोथ ऐसे करें ताकि आने वाले जनरेशन को भी उस ग्रोथ का फायदा हो। बदले हम सारा पानी पी गए, सारा कोयला यूज करके, सारा पेट्रोल पी गए, आने वाले जनरेशन को क्या मिलेगा? सारा हवा ऑक्सीजन हम ही खा गए, सारे पेड़ काट डाले हमने, तो आने वाले जनरेशन को क्या मिलने वाला है? गंदी जो है पानी, जो आजकल हो ही गया है, दिल्ली में रहना कितना मुश्किल हो चुका है, ना हवा पानी से, हवा सही है ना पानी सही है हर चीज बर्बाद हो चुका है, बस मजबूरी में यहाँ रहना पड़ता है, ठीक है भैया। तो अगर आप लोग छोटे शहरों में हो तो आप लोग ज्यादा खुश हो, एंजॉय करो वहीं पे, यहाँ पे आके कितना ही पैसा कमाओगे सब यहीं देके चले जाओगे, हेल्थ में कोई फायदा नहीं, वहीं रहो, तो पैसे कम कमाओ, संतुष्टि से कमाओ, माँ बाप के साथ रहो, फैमिली के साथ रहो, चलो ठीक है। ओके, सो व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसर्निंग फूड एंड वाटर, यानी फूड और वाटर से रिलेटेड क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है? तो द मेजर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन फूड एंड वाटर आर शॉर्टेज ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बहुत कम है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हर घर में आरओ है, ठीक है, कितने देर तक आरओ चलेगा। एंड लैक ऑफ प्रॉपर फूड फॉर एवरीवन, और बहुत लोग तो भूखे भी सोते हैं इंडिया में, है ना, मर भी जाते हैं भूख से, हालांकि अब स्टार्व नहीं होता है, भूख से नहीं मरते, लेकिन खाना सही नहीं होता है, बहुत कम होता है, या फिर पौष्टिक खाने नहीं होते हैं। पोल्यूशन, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, क्लाइमेट चेंजेस एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, है ना, और किसी चीज में नहीं, इंडिया तो सबसे आगे इसमें है।
चाइना को भी छोड़ दिया पीछे। तो ये चीज जो है ना, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, लगे रहो, बस वही है। ऑल्सो क्रिएट्स सीरियस चैलेंजेस, ऑब्वियसली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन कोई इसको समझने को तैयार नहीं है। 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने की अगर सरकार बात करेगी तो है तो वो बन जाएगा। तो वही है ना कि अगर हम अपने अपने लिए खुद नहीं सजग हैं, हम नहीं चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, तो कोई क्या ही करेगा। जैसे क्या होता है कोरोना में, क्या होता है, सब मारे गए थे ना, गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए थे ना, ऐसे ही कल को पानी नहीं मिलेगा, आपस में एक दूसरे को मार के खून पी लेना। समझना नहीं तो मत समझो। ये प्रॉब्लम्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, सारा इज वरीड अबाउट हर पर्सनल एंड वर्क डेटा बीइंग स्टोलन और इन्फेक्टेड बाय वायरस, ठीक है। सारा जो है वो सोच रही है कि भैया मेरा पर्सनल डेटा या फिर जो वर्क डेटा वो किसी वायरस से इन्फेक्टेड ना हो जाए या कहीं उसको कोई चुरा ना ले। व्हाट स्टेप्स ही कैन टेक टू प्रोटेक्ट हर डेटा। भैया एक चीज तो जान लो, तुम्हारा मोबाइल हो भाई साहब, है ना, या तुम्हारा लैपटॉप हो, या कोई भी ऐसा डिवाइस हो, या कोई भी ऐसा गैजेट हो जो आपका इंटरनेट से कनेक्ट है, याद रखना कभी भी आपका डेटा वहां सेफ नहीं है, कभी भी नहीं है। तो कोई भी ऐसा डेटा मत रखना जो कल को लीक हो जाए तो आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये याद रखना। कोई भी ऐसा डेटा, आपने फोटो क्लिक कर लिया, कुछ खराब सा फोटो, कुछ वैसा ऐसा सा फोटो, और सोचो कि मैंने तो डिलीट कर दिया था, भाई साहब रिट्रीव करने वाले कैसे भी रिट्रीव कर लेंगे। तो इसलिए कभी भी वैसा कुछ कांड मत करना जो बाद में तुम्हारे सामने आए तो तुम्हें खुद लगेगी यार जिंदगी खराब हो गई। याद रखना ये मेरी बात को। नाउ आंसर क्या है, कहता है कि सारा शुड इंस्टॉल अ गुड एंटीवायरस। एंटीवायरस अच्छे से अच्छा वाला इंस्टॉल कीजिए और हमेशा उस एंटीवायरस को अपडेट रखिए। शी शुड यूज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमेशा यूज कीजिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाते हैं, उसमें एक अपर केस होना चाहिए लेटर, एक लोअर केस लेटर होना चाहिए, उसमें जो है वो स्पेशल सिंबल्स भी होने चाहिए, उसमें नंबर्स भी होने चाहिए, मिक्स होना चाहिए, वो आपके नाम से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सब गेस हो जाता है, ठीक है। कोई भी सस्पिशियस लिंक, ऐसा लिंक जो आपको पता ही नहीं कहां से आया, क्लिक कर दिया, मजे लीजिए फिर, ठीक है। अपडेट हर सॉफ्टवेयर रेगुलरली, हमेशा अपना सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट करते रहिए। एंड रेगुलर बैकअप्स भी लेते रहिए, जो इंपॉर्टेंट डेटा उनका बैकअप लीजिए। बैकअप मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर में है डेटा, आप उसको पेन ड्राइव में ले लिए, ताकि अगर कहीं कंप्यूटर खराब हो जाता है पेन ड्राइव से डेटा तो आप यूज कर पाए, ठीक है, राइट। नाउ क्वेश्चन, क्या बात है, ये तो बहुत जल्दी खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन बी। इसमें क्या कहता है, इसमें कितने क्वेश्चन का जवाब देना है, 4 क्वेश्चन का, 6 में से 4 का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक यहाँ कहते हैं 4 क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 4 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का है तो 8, यानी टोटल कितने देने हैं आपको, 4 क्वेश्चन के जवाब देने हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, आरा इज लर्निंग टू फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स इन लाइबर ऑफिस राइटर, ठीक है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना, कलर चेंज करना, ये सब सीख रहा है वो। His teacher asked him to explain any two style। भैया तो पहला स्टाइल आरो बता देगा, भैया सर एक पैराग्राफ स्टाइल होता है और एक क्या होता है, कैरेक्टर स्टाइल होता है। पैराग्राफ स्टाइल का यूज किस लिए कहता है, पूरे के पूरे पैराग्राफ को, जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो सारा एक पैराग्राफ होता है, आप पूरा टाइप करते ले, लगातार टाइप करते ले जाइए, लगातार टाइप करते ले जाइए, ठीक है, वो पूरा एक पैराग्राफ है, जब तक आप एंटर नहीं प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एक एंटर की प्रेस करते हैं, एक नया पैराग्राफ क्रिएट हो जाता है। तो नया पैराग्राफ कैसे क्रिएट होता है, व्हेन यू प्रेस एंटर की। और अगर आप नए लाइन में आना चाहते हैं और पैराग्राफ भी नहीं क्रिएट करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट के साथ एंटर दबाएंगे, तो नए लाइन में आ भी जाएगा और पैराग्राफ भी क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। इट हेल्प्स इन चेंजिंग अलाइनमेंट स्पेसिंग। अलाइनमेंट मतलब लेफ्ट साइड में आना है कि टेक्स्ट को, राइट साइड में आना है कि बीच सेंटर में आना है। देखो जैसे ये है ना, ये मेरा जो कौन सा अलाइनमेंट है, ये देखो ये मेरा क्या है, लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, ये क्या हो गया, राइट अलाइनमेंट हो गया, ठीक है, जो राइट साइड में आएगा। लेकिन मैंने जो यूज किया वो जस्टिफाई है, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बराबर होगा, देख रहे हो। और देखो ये क्या है, ये सेंटर अलाइनमेंट में बिल्कुल बीच में, तो फॉर्मेटिंग ऐसी होती है, ये भी फॉर्मेटेड ही है, ठीक है। नॉट नाउ व्हाट कैरेक्टर स्टाइल, कैरेक्टर क्या होता है, सिर्फ सिलेक्टेड टेक्स्ट के लिए होता है। पैराग्राफ पूरे पैराग्राफ के लिए होता है, जबकि कैरेक्टर स्टाइल सिलेक्टेड, जितना आपने सिलेक्ट किया उसके लिए होता है। सिलेक्टेड टेक्स्ट का फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक वगैरह कर सकते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 का ए, What must do you do before enabling record changes feature? क्या करना होगा आपको record changes feature को enable करने से पहले। तो before enabling record changes feature we must save our, यहां क्या होना चाहिए, हम अगर लिखें तो क्या होगा our, we must save our document properly। हमें अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से सेव कर लेना चाहिए ताकि हमें पता है कि किस पॉइंट पर हमने सेव किया था और उसके बाद जो भी चेंजेस होंगे वो एप्लीकेबल होंगे, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डू यू कंफर्म दैट शेयरिंग हैज बीन डिसेबल्ड, यानी किसी स्प्रेडशीट को आपने पहले इनेबल करके रखा था, शेयर कर दिया था उसको, अब आप चाहते हैं कि वो शेयर हटा देना है, तो कैसे आप कंफर्म होगे, तो वी कैन कंफर्म दैट शेयरिंग इज डिसेबल्ड बाय क्लिकिंग द शेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन, यानी कि शेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन होता है, ठीक है,
तो शेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन देख ली, उस पर जाइए, ठीक है। और अगर एक्टिव नहीं है तो भैया ठीक है, अगर ऑफ शो कर रहा है इसका मतलब ऑफ हो गया है, डिसेबल है। अगर ऑफ नहीं हुआ है तो मुश्किल है। तो अब कैसे पता, कहाँ कैसे जाएंगे, मतलब शेयर डॉक्यूमेंट का नेविगेशन क्या है, कहाँ कैसे पहुंचेंगे वहां तक। तो टू सी द शेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन क्लिक ऑन टूल्स मेनू, टूल्स मेनू में जाइए, उसके बाद वहां किस पे क्लिक कीजिए, लाइवर ऑफिस कैल्क पे क्लिक कीजिए, देन सेलेक्ट शेयर स्प्रेडशीट, और फिर क्या सेलेक्ट कीजिएगा, शेयर स्प्रेडशीट। वहीं पे देख लीजिएगा कि ये शेयर स्प्रेडशीट में जो है वो वहां पे वो ऑन है या वहां पे वो क्या है, ऑफ है। तो नेविगेशन में लिख दीजिएगा तो नंबर मिल जाएगा। इसका जवाब आपको हमेशा कहा है कि 20 to 30 वर्ड्स में दीजिए, थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी बात पूरी लेकिन लिख दीजिएगा, वर्ड्स पे मत जाइएगा, लेकिन इतना बड़ा मत लिख दीजिएगा कि लगे हिस्ट्री की बुक है, हिस्ट्री का पेपर है, सॉरी। नेक्स्ट 30, डिफरेंशिएट बिटवीन 1 to 1 एंड 1 to सॉरी एंड मेनी टू मेनी। मतलब 1 to 1 रिलेशनशिप होता है और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो 1 to 1 रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ भैया, जब एक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के साथ ही एसोसिएट है, मतलब आप हैं और आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, और आपका बेस्ट फ्रेंड का भी आप ही एक बेस्ट फ्रेंड हो, तो दिस इज कॉल्ड 1 to 1 रिलेशनशिप, ठीक है। अब क्या है, आपके पास 74 दोस्त हैं, 75 दोस्त हैं, है ना। एक आप बी भी है, आपके पास सी भी है ना, आपके पास डी भी है, बहुत सारे दोस्त हैं। इनके पास भी बहुत सारे दोस्त हैं, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, ठीक है। तो 1 to 1 मतलब डेडिकेटली एक दो लोगों के बीच का रिलेशन, और मल्टीपल लोगों के साथ रिलेशन मेनी टू मेनी। तो इन दिस रिलेशनशिप वन रिकॉर्ड इन टेबल इज रिलेटेड टू मेनी रिकॉर्ड्स इन अनदर टेबल। यानी 1 to, अच्छा मैंने 1 to 1 बता दिया, 1 to मेनी मतलब ये हो गया, ये एक रिलेशन मल्टीपल, ये 1 to 1 भी जान गया, चलिए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये वन रिलेशन मल्टीपल रिलेशन के साथ क्या होंगे, रिलेशन मतलब टेबल। अगर हम बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन का मतलब होता है टेबल, ठीक है बच्चों, राइट। तो यही है कि इन दिस रिलेशनशिप वन रिकॉर्ड इन अ टेबल इज रिलेटेड टू मेनी रिकॉर्ड्स इन अनदर टेबल। इसी चीज को लिख दीजिए थोड़ा सा फैला फैला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वन टीचर, जैसे मैं हूं, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी एक साथ पढ़ा रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं सब पढ़ रहे हैं। Now, many to many relationship, in this relationship, many records in one table are related to many other records. जैसे for example, many students can study many subjects, यानी कि आप एक ही, जैसे many students, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे टीचर से पढ़ सकते हैं। मैं अकेला थोड़ा ना एक आईटी का टीचर हूँ, है ना, कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ, बहुत लोग हैं। तो many students can learn from many one. Next, 14th क्वेश्चन क्या कहता है, What are the common causes of electrical hazards at workplace? ठीक है, सजेस्ट वन सेफ्टी मेजर। तो क्या कहता है, द कॉमन कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स, यानी इलेक्ट्रिसिटी शॉक लग जाएगा, कब लगेगा, वायर जब डैमेज हो, खुला हुआ है, आपने जोर तो दिया लेकिन उसको जो रैप अप नहीं किया, तो क्या होगा, प्रॉब्लम। ओवरलोडेड सॉकेट्स, है ना, एसी भी चला रहे हैं, फ्रिज भी चला रहे हैं, वॉशिंग मशीन भी चला रहे हैं, सब चला रहे हैं, और जो है वो एमसीबी जो रखा है एकदम बेचारा लग रहा है उसकी जान निकल जाएगी, फूक जाएगी, ठीक है। लूज कनेक्शन, ढीला ढाला कनेक्शन, स्पार्क हो रहा है, और इम्प्रॉपर यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, राइट। वन सेफ्टी मेजर इज टू रेगुलरली चेक एंड मेंटेन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी हमेशा चेक कीजिए, जो आपने जॉइंट्स किए हैं उसको प्रॉपरली कवर कीजिए, ठीक है। ओवरलोड मत कीजिए, आपको पता है कि हमारे पास इतनी लोड की क्षमता है, तो उससे ज्यादा लोडिंग मत डालिए उस स्विच पे, तो वरना स्विच जल जाते हैं। दिस आर द थिंग्स दैट यू कैन शेयर, ये सब कॉमन सेंस वाली बात है। नाउ 15, व्हाट इज मैक्रो। मैक्रो क्या होता है, तो भैया सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को आप रिकॉर्ड कर लेते हो। जैसे मैंने कुछ लिखा, उसको बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, कलर चेंज किया, है ना। अब मैंने इतना चीज को रिकॉर्ड कर लिया, तो वो क्या बन गया, मैक्रो बन गया। अब उस मैक्रो को मैं जहां जहां दिस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा, वो डिजाइनिंग उस पर एप्लीकेबल हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मैक्रो। तो अब मैक्रो इज अ सेट ऑफ रिकॉर्डेड इंस्ट्रक्शंस, रिकॉर्डेड मतलब मैंने इसको रिकॉर्ड किया है, दैट हेल्प्स टू परफॉर्म रिपीटेड टास्क। जैसे मैंने इसको बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, इसका कलर चेंज किया, है ना। अब ये चारों एक्शंस को मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब जिस जिस पे मुझे वो एप्लीकेबल करना है, उसको मैं बस सेलेक्ट करूंगा, वो एप्लीकेबल हो जाएगा, उसको मैं सेलेक्ट करूंगा, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। इन रियल लाइफ इट कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर मंथली बिल्स इन एन ऑफिस और टू जनरेट स्टूडेंट्स रिपोर्ट कार्ड क्विकली। स्टूडेंट के रिपोर्ट कार्ड में क्या होता है, आप जो है सारे को ऐड करते हो, सारे नंबर्स को ऐड करते हो, ठीक है, उसको बोल्ड करते हो, इटैलिक करते हो, अंडरलाइन करते हो, उसमें जो ग्रेडिंग होती है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देते हो, यही करते हो। तो इन सबको रिकॉर्ड कर लो, और जैसे ही वो बटन दबाओगे, मतलब शॉर्टकट की दबाओगे, मान लो उसको आपने दे दिया कंट्रोल जेड या कंट्रोल वाई या कंट्रोल जी, जो भी आपको देना है, जैसे ही वो दबाओगे वो सारा अपने आप एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। दैट इज व्हाट मैक्रो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 16 क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाइल इंस्पेक्टिंग अ मशीन
रोहन नोटिसेस अ कलीग स्टक टू अ लाइव वायर, ओ माय गॉड, करंट लग रही है उसको, है ना, वो मतलब एक मशीन चेक कर रहा था, उसमें करंट लग गई उसको, लाइव वायर, तो क्या होगा? ऑब्वियसली जब भी कभी करंट किसी को लगता है तो जाकर उसको छुड़ाने मत लेना, पता चला तुम भी चिपट जाओगे सांस में है ना। सबसे पहले आपको मेन स्विच को ऑफ करना है। देखो आप सोचोगे नहीं मैं हीरो बन के जाऊंगा, उसको पकड़ के पकड़ोगे तो आप भी चिपक जाओगे। तो इलेक्ट्रिकल चीजों में सिर्फ एक ही आपका सहारा होता है कि कितनी फास्ट आप मेन स्विच तक पहुंच के उस मेन स्विच को आप क्या करो, ऑफ करो। तो रोहन शुड फर्स्ट स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई इमीडिएटली, ठीक है, तुरंत उसको मेन पावर सप्लाई जो है वो बंद करना है। ही शुड नॉट टच द विक्टिम डायरेक्टली, जो जिसको करंट लग रहा है डायरेक्टली टच मत कर देना। ही शुड यूज ड्राई वुलन स्टिक, यानी कि ड्राई वुडन स्टिक, यानी कि लकड़ी का सूखा हुआ, यानी कि लकड़ी भींगा हुआ है और उसको यूज कर रहे हो, उस तो करंट आ जाएगा उसमें, ठीक है, उसको छुड़ाने के लिए। और फिर मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करो, ठीक है। ये सब अगर आपको चाहिए ना नोट, मतलब ये सब आंसर्स जो है, ये सारे प्रेजेंटेशंस जो है वो मैं दे दूंगा अब मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वैसे क्लास 10 आईटी करके मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, क्लास 10 आईटी करके एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो। ये सारे नोट्स सारे वहीं पे मैं दे देता हूँ, ठीक है, ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नाउ अब आते हैं फिर से वही, अब आते हैं आंसर एनी 3, ठीक है, 3 क्वेश्चन को देना है, 5 क्वेश्चन है, तो ऑप्शंस बहुत है बेटा आपके पास, ठीक है। थोड़ा सा ही पढ़ के इसलिए कहते हैं कि आईटी आसान होता है, थोड़ा सा पढ़ के जाओगे तो अच्छा कर जाओगे, ठीक है। 50 नंबर तो प्रैक्टिकल में मिल गए, 50 नंबर में देख रहे हो 5 में से 3 देना है, अब इतना भी नहीं, लेकिन ये देखना 50 से 80 वर्ड्स में, तो 3 क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन होंगे, कितने का जाएगा 12 नंबर का, तो 17 से लेके 21 तक में आपको कोई 3 सवालों के जवाब देने हैं। 17वां क्वेश्चन केस स्टडी है। क्या है केस स्टडी? तो कहता है कि अ पब्लिशिंग कंपनी इज डिजाइनिंग अ ई मैगजीन इन लाइवर ऑफिस राइटर, ठीक है, ई मैगजीन यानी इंटरनेट पे जो वो चलेगा। द एडिटर वांट्स टू इंसर्ट इमेजेस, ठीक है, एंड एडवर्टाइजमेंट इन सच अ वे दैट लेआउट लुक्स अट्रैक्टिव, यानी कि इमेजेस भी होने चाहिए, है ना, टेक्स्ट भी होना चाहिए, अच्छा दिखे। While working, the team faces some challenges. ये challenges फेस कर रहा है। तो क्वेश्चन आता है, which feature should the team use to solve the problem of overlapping images? मतलब एक इमेज के ऊपर दूसरा इमेज चला गया है, तीसरा इमेज चला गया है, ये ओवरलैप हो जा रहा है। तो आंसर क्या है? ये क्वेश्चन था, आंसर होगा टू सॉल्व ओवरलैपिंग इमेजेस द टीम शुड यूज अरेंज ऑप्शन। यानी कौन सा ऑप्शन होता है इमेजेस को अरेंज करने के लिए? अरेंज ऑप्शन ही होता है। और फिर अरेंज ऑप्शन का यूज करके जो है वो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन आगे रहेगा कौन पीछे जाएगा, यानी कि कौन सा इमेज आगे ऊपर रहेगा कौन सा इमेज पीछे जाएगा, ये आप अरेंज कर सकते हो। सेंड टू फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, यानी कि ऊपर लाओ नीचे लाओ, ठीक है। 2-3 इमेजेस होते हैं ना, कभी कोई एक साथ रखना पड़ता है, तो कौन सा इमेज आगे आएगा कौन सा इमेज पीछे आएगा, तो उसको सेलेक्ट करके सेंड टू बैक कर दोगे तो वो पीछे चला जाएगा, सेंड टू बैकवर्ड कर दोगे वो सबसे पीछे चला जाएगा, ब्रिंग टू फ्रंट करोगे तो एक लेयर आगे आएगा, ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर दोगे तो सबसे आगे आ जाएगा, ठीक है। तो अरेंज ऑप्शन को आप यूज करोगे। नेक्स्ट क्या है बी, विच सेटिंग विल हेल्प द एडिटर टू कीप इमेज मेन इमेज फिक्स्ड, यानी कि ए मेन इमेज को आपको फिक्स रखना है, वो कभी चेंज नहीं होगा। इन द सेंटर ऑफ द कवर पेज, कवर पेज मतलब सबसे पहला पेज जो होता है उसको कवर पेज कहते हैं, उसको आप चाहते हो कभी भी नहीं वो चेंज हो, फिक्स हो जाए। तो आंसर क्या होगा? तो टू कीप द मेन इमेज फिक्स्ड, यानी कि अगर हम मेन इमेज को फिक्स रहना चाहते हैं दे शुड यूज एंकर टू पेज, तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? एंकर टू पेज। तो देखो ये क्या है, सिर्फ ये जानना चाहता है कि ऑप्शन कौन कौन सा है, आपको पता है कि नहीं कि इस काम के लिए कौन सा ऑप्शन, इस काम के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, यही पूछ रहा है वो, ठीक है। नाउ थर्ड, which positioning option will make the text flow smoothly around the images in article, यानी कि टेक्स्ट के, देखो टेक्स्ट और इमेज जो है वो जब एक साथ काम कर रहे हो तो जब इमेज आएगा तो टेक्स्ट भागेगा, ठीक है, टेक्स्ट आएगा तो इमेज भागेगा, तो कैसे आप इनको मेंटेन करोगे? टेक्स्ट मतलब जो हम टाइप करते हैं और इमेज मतलब जो फोटो है उसको कैसे आप करोगे? तो उसके लिए हमारे पास रैप टेक्स्ट ऑप्शन होता है। क्या होता है? रैप टेक्स्ट। देखो इमेज को सेलेक्ट करो और रैप टेक्स्ट ऑप्शन पे जाओ। अब आपको सेलेक्ट करना है कि वो इमेज आप कहां डालोगे, बिफोर द टेक्स्ट, ठीक है, बिलो द टेक्स्ट, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है कि वो इस इमेज को आप कहां प्लेस करना चाहते हो। जहां उस इमेज को पोजीशन सेट कर दोगे यूजिंग रैप टेक्स्ट, वो इमेज उस पेज के उस सेक्शन पर, यहां पे सेट करना चाहते हो तो यहां पे चला जाएगा, यहां पे सेट करना चाहते हो यहां पे चला जाएगा। किस ऑप्शन से? रैप टेक्स्ट। तो क्या हो रहा है, ऑप्शन का नाम जान रहा है आपसे कि आपको ऑप्शन का नाम पता है कि नहीं पता है। नेक्स्ट क्या है, विच अरेंजमेंट टूल्स should be used to ensure the advertisement image appears above all the elements? देखो bring to front,
अरेंजमेंट ऑप्शन में ब्रिंग टू फ्रंट मतलब क्या हुआ, आगे लेके आ जाओ, सबसे आगे लेके आ जाओ, ठीक है, दिस इज द ऑप्शन। तो इन चारों से तो आपका क्या चेक हुआ कि भैया आपको ऑप्शंस की जानकारी है कि नहीं है लाइबर ऑफिस राइटर में, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बच्चों के लिए क्योंकि ऑप्शंस रटना मुश्किल होता है, लेकिन ज्यादा नहीं है, थोड़े मोरे ही ऑप्शन है रटना। लेकिन अगर ये नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अल्टरनेट क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है, टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हो। ये टेबल है, अब कहता है नेम ऑल द फील्ड्स। अब भाई ये भी नहीं पता होगा तो क्या पता होगा, है ना। फील्ड कौन कौन से हैं, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, क्लास और मार्क्स, बिल्कुल ऐसे ही लिखना, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, क्लास और मार्क्स जो है क्या वो फील्ड्स हैं, ये हो गया। नेक्स्ट, विच फील्ड शुड मेक प्राइमरी की। अभी तो इतना प्राइमरी की पे ठीक था इसके पहले वाली वीडियो में, है ना, हमने क्या किया, काफी कुछ किया है प्राइमरी की के बारे में। यानी वो प्राइमरी की क्या होता है, वो होता है जो सबसे यूनिक होता है, मतलब उसमें डुप्लीकेट वैल्यू आ ही नहीं सकता है। तो स्टूडेंट नेम, दो लोगों के नाम सेम हो सकते हैं, दो लोग सेम क्लास में हो सकते हैं, दो लोगों के मार्क्स भी सेम हो सकते हैं, लेकिन दो लोगों के रोल नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली रोल नंबर क्या होगा, प्राइमरी की होगा। और सेम भी नहीं हो सकते हैं, और साथ साथ एक चीज और होता है कि आप जो है उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं बिना रोल नंबर। जैसे आपका बोर्ड का रोल नंबर है, बिना रोल नंबर के आप एग्जाम देने जाएंगे क्या, हो सकता है कि बोर्ड का रोल नंबर नहीं मिले, नहीं, मिलना ही मिलना है, 100% मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता उसको ब्लैंक छोड़ सकें। दूसरी, क्या जो रोल नंबर आपका है वो किसी और को मिलेगा, बिल्कुल नहीं। तो ये दो चीजें जो मानता है उसको हम बनाते हैं क्या, प्राइमरी की। नेक्स्ट, सजेस्ट अ पॉसिबल ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की का मतलब क्या होता है भैया, देखो, अ पॉसिबल ऑल्टरनेट की कैन बी स्टूडेंट नेम। ऑल्टरनेट की का मतलब क्या होता है कि जो प्राइमरी की नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको प्राइमरी की के रूप में अगर ट्रीट कराना चाहते हो तो कौन सा यूज करोगे आप ऑल्टरनेट की के रूप में। तो क्लास तो नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्लास जो है वो सेम होगा, बहुत सारे बच्चों का मार्क्स सेम हो सकता है। हाँ, अगर एक केस के लिए मान लिया कि एक नाम के स्टूडेंट जो है उस क्लास में नहीं है, एक केस के लिए मान लिया, क्योंकि जबरदस्ती मानना है। ऑल्टरनेट की का मतलब क्या होता है, देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑल्टरनेट की। कुछ इसमें जो है वो ऑप्शन है, वो देखो वो क्या होता है। एक जो सबसे पहला ऑप्शन होता है वो होता है कैंडिडेट की। फर्स्ट इज व्हाट, कैंडिडेट की होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है प्राइमरी की। कैंडिडेट की बात क्या होता है, प्राइमरी की, ठीक है। और जो तीसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट कीज। तो कैंडिडेट की क्या होता है, दैट मे बी कंसिडर्ड एज, दैट मे बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी की, यानी कि वो सारे फील्ड्स जिनको आप प्राइमरी की बना सकते हो। इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन में आके बोलते हैं ना लोग कि मैं बनूंगा, मैं एमएलए, मैं बनूंगा विधायक, मैं बनूंगा, 10 लोग आते हैं, तो वो सारे के सारे लोग जो कहते हैं कि मैं प्राइमरी की बन सकता हूं वो कैंडिडेट की है। लेकिन बनता कोई एक है, क्योंकि किसी एक टेबल में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकता है। देयर कैन बी वन एंड ओनली वन प्राइमरी की इन वन टेबल। याद रखना, एक ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि किसी एक टेबल में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकते हैं। तो वन अमोंग कैंडिडेट की, यानी कि कैंडिडेट की में से कोई एक जो है, ठीक है, बिकम्स प्राइमरी की, यानी कि प्राइमरी की कोई एक क्या होता है उसमें से बन जाता है कैंडिडेट कीज में से। और जो बच जाते हैं, द रिमेनिंग आर कॉल्ड एज व्हाट, द रिमेनिंग आर कॉल्ड एज ऑल्टरनेट की। रिमेनिंग को क्या कहते हैं हम लोग, ऑल्टरनेट की कहते हैं। जैसे मान लो राम था, ठीक है, श्याम था, सीता थी और गीता थी, ये 4 लोग थे, इलेक्शन में खड़े हुए थे, ठीक है। तो ये जो थे क्या कहलाएंगे, ये सारे कैंडिडेट कहलाएंगे, सारे कैंडिडेट हैं। इसमें से राम इलेक्शन जीत गए तो ये क्या कहला गए, प्राइमरी की। बाकी ये तीनों क्या कहला जाएगा, ऑल्टरनेट की, ठीक है। तो हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैंने इसको बता दिया। नेक्स्ट क्या है, देखिए, नेक्स्ट है हमारा 4th क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ अ प्राइमरी की डिफरेंस फ्रॉम अ फॉरेन की विद एन एग्जांपल। देखो, प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होता है, प्राइमरी की को ऑलरेडी बना चुके हैं कि यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड, यानी कि प्राइमरी की से एक ही रिकॉर्ड निकल के आएगा। जब आपका रिजल्ट आएगा तो उस समय आप जब अपना रोल नंबर डालोगे तो सिर्फ आपका रिजल्ट निकलेगा। तो दैट इज कॉल्ड यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड। आप बैंक में जाते हो, अपना अकाउंट नंबर जब देते हो तो उसमें सिर्फ एक अकाउंट का डिटेल निकल के आता है, वो होता है आपका। ऐसा नहीं कि 2 लोगों का डिटेल निकल के आते हैं। तो दैट इज कॉल्ड यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड, ठीक है। और उसी एक ही टेबल का बात होता है, जैसे रोल नंबर हुआ स्टूडेंट टेबल में, है ना, अकाउंट अगर टेबल है तो अकाउंट नंबर हुआ,
इस तरीके से। नाउ फॉरेन की क्या होता है बेटा, फॉरेन की क्या होता है, दो टेबल को आपस में लिंक करने के लिए फॉरेन की का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब इसको भी समझाना पड़ेगा। जैसे देखो, समझना है तो समझो, है ना, क्योंकि समझने के लोगे तो फिर एग्जाम में लिख लोगे। मान लो मेरे पास एक ईएमपी एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, और एक टेबल मान लो डिपार्टमेंट टेबल है कि एम्प्लॉय टेबल में मान लो मेरे पास एम्प्लॉय का कोड है, एम्प्लॉय का नेम है, ठीक है, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन है, और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी है, DPT_ID, डिपार्टमेंट आईडी है। ये 4 है, ठीक है, फॉरेन की समझा रहा हूं, ठीक है। इसमें ये क्या है, मेरा प्राइमरी की है। नाउ डिपार्टमेंट टेबल में हम आते हैं, यहां पे मेरा डिपार्टमेंट आईडी है, DPT_ID है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट का नेम है, जो भी नेम होता है, और मान लो हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम है, यानी कि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसका नाम है। तो होता क्या है, इस टेबल में मान लो ये है मेरा प्राइमरी की। मैं अगर एक रिकॉर्ड देता हूं तुम्हें तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लो 101 राम, ये आपका मैनेजर था, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी 1001 है, डिपार्टमेंट 1001, और जो आपका डिपार्टमेंट का नाम है वो मान लो एडमिन डिपार्टमेंट है, और HOD जो है वो रवीश है, मान लो RAVISH रवीश है। तो देखो, अब हमें इस टेबल से भी डेटा निकालना और इस टेबल से भी डेटा निकालना है। जैसे क्वेश्चन में तुमसे पूछता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ राम के HOD का नाम क्या है, राम के HOD का, हेड ऑफ डिवीजन का नाम क्या है, ठीक है, या राम जो है वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है, डिपार्टमेंट का नाम बताओ। तो यहां पे तो राम आपको मिल गया, लेकिन डिपार्टमेंट इस टेबल में है क्या, नहीं, वो तो इस टेबल में डिपार्टमेंट का नाम। तो आप पहले क्या करते हो, ये चेक करते हो राम है, अच्छा तो राम किस डिपार्टमेंट में, तो 1001 में, तो 1001 का जो यहाँ डिपार्टमेंट नेम है एडमिन, तो आप बता देते हो एडमिन। तो मतलब दो टेबल से डेटा निकाल रहे हो ना, तो इसी के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फॉरेन की का यूज करते हैं। तो अब देखो, जो कॉमन होता है ना उसको हम लोग क्या बना देते हैं, फॉरेन की बना देते हैं। तो यहां पे तो ये प्राइमरी की है, तो ये बेचारा, इसको कोई नाम नहीं मिला है, तो इसको क्या नाम दे देंगे, फॉरेन की नाम दे देंगे। अब वो कैसे करते हैं, वो लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इतना बस आपको समझने के लिए था। दिस वाज 18th क्वेश्चन। ठीक है बच्चा बड़ी, आगे बढ़े। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम अफेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, नेक, बैक, chest, okay, arms, biceps, shoulders and feet. These problem happen due to wrong posture. Obviously सही तरीके से आप नहीं बैठे हैं। ये पूरा डेफिनेशन ही दे दे रहा है, ठीक है, पूरा चीज बता दिया भैया कौन कौन सी चीज क्या है। अब इसको फिर भी अगर आप नहीं लिख पाए तो कुछ नहीं कर सकते हैं। While working on a computer, list 4 ways to avoid this problem. तो a musculoskeletal problem is a health issue, obviously, that affects the muscle, bones, joints, tendons and ligaments of our body. It usually causes pain. बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठोगे तो पेन हो जाएगा, स्टिफनेस बॉडी अकड़ जाएगी, स्वेलिंग हो सकता है, स्वेलिंग हो जाए, डिस्कंफर्ट, अच्छा भी नहीं लगे, और बहुत दर्द भी हो सकता है आपके नेक पे, बैक पे, शोल्डर पे, आर्म्स पे, लेग्स पे। ये मैंने डिफाइन कर दिया मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम क्या होती है। दिस प्रॉब्लम ऑफन हैपेंस टू ड्यू टू पुअर पोस्चर। बिल्कुल वही चीज मैंने लिख दिया। नाउ टू अवॉइड, आपको ये लिखना था, ये आप छोड़ सकते हो, लेकिन थोड़ा सा बड़ा लिखना चाहते हो तो ये भी लिख देना। टू अवॉइड मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम वी शुड सिट स्ट्रेट, सीधा बैठना है, विदाउट बैक प्रॉपर्ली सपोर्टेड बाय द चेयर, बैक भी चेयर का सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। नाउ द कंप्यूटर, तो ये पहला आप कह सकते हैं दिस इज 4-1, क्योंकि कितना कह रहा है, 4 बेस का रहा है ना, तो अच्छे से लिखने के लिए इसको 1 बना देते, फिर इसका 2 बना देते यहाँ पे, क्या कि द कंप्यूटर स्क्रीन शुड बी एट आई लेवल। अब मेरा थोड़ा सा नीचे लिखने के सामने होना चाहिए, बिल्कुल सामने ऐसे होना चाहिए, ठीक है। नाउ टू अवॉइड बीइंग बेंडिंग द नेक, ताकि मैं नेक को ऐसे बेंड करके ऐसे करके ना देखूं लगातार, ठीक है। तीसरा, वी शुड कीप आवर फीट इट फ्लैट। अब मैंने फ्लैट रखा हुआ, पहले मैं पैर मोड़ के बैठा था तो ज्यादा देर नहीं बैठ पाया, तो मैंने फ्लैट रख लिया है, ठीक है, ये चाहिए फ्लोर फ्लैट। एंड रिस्ट स्ट्रेट, अब ये पूरा ऐसे रखना चाहिए, तो नहीं, चलो ठीक है। और चौथा, टेकिंग शॉर्ट ब्रेक्स, ऐसे ये वीडियो कंप्लीट करके मैं शॉर्ट ब्रेक लेने जाऊंगा, ठीक है। ये सब चीजें आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहते हैं, रूही इज मैनेजिंग स्पोर्ट्स डे डेटाबेस, ठीक है, लाइब्रेरी ऑफिस बेस में। सी हैज अ मास्टर टेबल कॉल्ड इवेंट कैटेगरी एंड अ ट्रांजैक्शन टेबल कॉल्ड इवेंट्स। दो टेबल पे ये काम कर रही है। व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, देखो अभी आपको फॉरेन की बताया ना बेटा, फॉरेन की ही जो होता है वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, और प्राइमरी की जो होता है वो एंटिटी इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है।
क्या करता है, एंटिटी इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। ये रट लेना, ये रट लेना, अभी मैं बता रहा हूं। फॉरेन, मैंने ये बता दिया, फॉरेन की जो होता है वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। तो व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, गिव एन एग्जांपल। तो देखो, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज अ रूल इन डेटाबेस दैट एंश्योर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स रिमेन्स करेक्ट एंड कंसिस्टेंट। क्योंकि फॉरेन की के लिए दो टेबल तो चाहिए ही चाहिए ना, अभी बताया थोड़ा देर पहले। तो वही कहते हैं कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रिटी का मतलब होता है डेटा बिल्कुल करेक्ट है, दो टेबल्स में डेटा बिल्कुल करेक्ट है, गलत डेटा नहीं है। और डेटाबेस हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि डेटाबेस में डेटा कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। इट मेक्स श्योर दैट फॉरेन की वैल्यू ऑलवेज मैचेस एन एग्जिस्टिंग प्राइमरी की। जैसे मैंने बताया ना कि 1001, तो यहाँ 1001 होना चाहिए दूसरे वाले टेबल में, क्योंकि अगर मान लो वहां 1001 है और इस टेबल में 1001 नहीं होगा तो डेटा क्या निकल के आएगा, कौन सा एचओडी तुम निकाल के दे देते, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इन रूहीज डेटाबेस इफ रोल नंबर इज बीइंग यूज्ड एज फॉरेन की, अगर रोल नंबर फॉरेन की है मार्क्स टेबल में, इट मस्ट एग्जिस्ट एज ए प्राइमरी की इन स्टूडेंट टेबल, ठीक है। तो मतलब क्या है कि किसी एक टेबल में वो जो प्राइमरी की है दूसरे टेबल में वो मौजूद होना चाहिए, तभी तो आप कनेक्ट कर पाओगे। जो मैंने अभी फॉरेन की बताया वही लिख देना है, सेम चीज। दूसरा, Ruhi wants to stop deletion of any category that is being used in event table. What option she should use? यानी कि चाहती है कि कोई रिकॉर्ड कोई डिलीट ही नहीं कर पाए, कोई डेटा उसमें से उस टेबल में से डिलीट ही नहीं कर पाए। तो जब भी आप डेटा को चाहते हो कि डिलीट नहीं हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन लगाना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट ऑप्शन लगाना पड़ेगा। किसमें, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में। ऑब्वियसली देखो दो टेबल है, कनेक्शन के लिए तो क्या होगा, फॉरेन की होगा, फॉरेन की हुआ इसका मतलब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हो गया। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में आप चाहते हो कि डेटा डिलीट नहीं हो तो उसके लिए आप कौन सा ऑप्शन यूज करोगे, रेस्ट्रिक्ट ऑप्शन को यूज करोगे, ठीक है ना। अच्छा इसमें भी है क्या, अच्छा ये ए था, ठीक है, ये बी क्वेश्चन था 20th का, और ये क्या है क्वेश्चन नंबर 20th का, क्या ये सी है। इफ a category ID is changed in event category, how does the update cascade option affect the event table? देखो अपडेट कैस्केड का मतलब क्या होता है, इफ द अपडेट कैस्केड ऑप्शन इज इनेबल्ड, ठीक है, इन द चेंज sorry, if the update cascade option is enabled and the category ID is changed in the event category table, the same change will automatically update in the event table. दो टेबल है ना, देखो कौन सा टेबल है, मास्टर टेबल इवेंट कैटेगरी है, ठीक है, और इवेंट है, दो टेबल है हमारे पास, इवेंट कैटेगरी टेबल और इवेंट टेबल। अगर इन दोनों टेबल्स के बीच में आपने अपडेट कैस्केड को ऑन किया है, आपने क्या किया है, अपडेट कैस्केड को ऑन किया है, तो अपडेट कैस्केड को चूंकि आपने ऑन किया है इसीलिए एक टेबल में जो चेंजेस होंगे वो ऑटोमेटिकली दूसरे टेबल पे दिखेंगे। एक टेबल के चेंजेस दूसरे टेबल में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेंगे। जो चेंजेस आप करेंगे एक टेबल में वो दूसरे टेबल में अपने आप ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएंगे, याद रखना, ठीक है। नाउ इफ द सेट नल ऑप्शन इज यूज्ड एंड अ मास्टर रिकॉर्ड इज डिलीटेड, यानी कि सेट नल ऑप्शन को यूज किया गया है और मास्टर रिकॉर्ड डिलीट हुआ है, व्हाट हैपेंस इन इवेंट टेबल, तो इवेंट टेबल में क्या होगा, यहां पे थोड़ा गंदगी ज्यादा हो गया, इसको साफ कर दीजिए। इवेंट टेबल में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन इवेंट टेबल, ठीक है। नाउ देखिए, इफ द सेट नल ऑप्शन इज यूज्ड एंड मास्टर रिकॉर्ड इज डिलीटेड, the related foreign key value in the event table become null। देखो होता क्या है, सेट नल का मतलब होता है कि नल डाल दो, नल का मतलब होता है नो वैल्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नल, नल का मतलब होता है नो वैल्यू, यानी कि आपको कोई भी वैल्यू नहीं, मतलब जैसे कि ब्लैंक वैल्यू, जीरो एक नल वैल्यू नहीं होता है क्योंकि जीरो भी एक वैल्यू होती है। नल का मतलब होता है नो वैल्यू। तो कहता है यहां पे कि इफ द सेट नल ऑप्शन इज यूज्ड, यानी अगर सेट नल ऑप्शन को यूज किया जा रहा है एंड अ मास्टर रिकॉर्ड, मास्टर रिकॉर्ड क्या हुआ, जो मेन टेबल है, दो टेबल होता है ना, एक टेबल ए और एक टेबल बी है, तो इसमें से मेन टेबल मान लीजिए ए है, तो वही हो गया मास्टर रिकॉर्ड इज डिलीटेड, द रिलेटेड फॉरेन की, तो जो फॉरेन की वाला था ना उसमें अपने आप क्या चला जाएगा, नल चला जाएगा, ठीक है, गॉट इट। नल मतलब वो ब्लैंक हो जाएगा। 21 क्वेश्चन, उसके बाद खत्म, लास्ट क्वेश्चन, राइट। सो 21 क्वेश्चन भाई साहब इतना बड़ा है, इन दो क्वेश्चन में ध्यान देना होगा। तो आपको अच्छा कौन सा क्वेश्चन मिला, आपको अच्छा क्वेश्चन मिला ये क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन नंबर 18, ये दो क्वेश्चन आपको अच्छा मिला है, ये ऑप्शंस लिख देने हैं, अगर ये है तो ये कर लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो क्या है, बड़े क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको ज्यादा अटेंशन देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट ही है। अर्जुन इज प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क, ठीक है, दैट कंटेन्स मल्टीपल स्प्रेडशीट्स वगैरह 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 वगैरह। he wants a smooth navigation between different seats, यानी कि सीट 1 है, सीट 2 है, ठीक है, सीट 3 है, बहुत सारे सीट है। आप वो चाहता है कि ये सारे सीट्स के बीच में जो है वो आराम से हम आ जा सके, ठीक है। इनिशियली ही यूजेस एन एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक मतलब किसी जगह पे क्लिक करोगे तो कुछ खुल जाएगा, किसी जगह पे क्लिक करोगे तो कुछ खुल जाएगा, दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंक। बट लेटर रियलाइजेस इट ब्रेक्स व्हेन ही शेयर्स द रिपोर्ट विथ हिज टीचर, ठीक है। तो क्या होता है, आपने अपने कंप्यूटर में तो लगा लिया है ना, एब्सोल्यूट दे दिया कि यहाँ वाला सीट खोल दो, यहाँ वाला सीट खोल दो, आपके कंप्यूटर में वो था उस वो लोकेशन, लेकिन जब आपने अपने टीचर को दिया तो वो कहाँ से खुलेगा, नहीं खुलेगा ना, क्योंकि वो कहाँ स्टोर कर रहे हैं क्या पता, हो सकता है कि वो डाउनलोड फोल्डर में स्टोर कर रहे हो, है ना, राइट। हिज फ्रेंड्स सजेस्ट ट्राइंग रिलेटिव हाइपरलिंक, डेफिनेटली कभी भी आपको रिलेटिव हाइपरलिंक को यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप रिलेटिव हाइपरलिंक यूज करोगे तो मेरे सिस्टम में मेरा एड्रेस ले लेगा, किसी और सिस्टम में जाएगा वहां का अपने आप एड्रेस ले लेगा, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव, ठीक है। While inserting a hyperlink, जब हम एक hyperlink को insert करते हैं, अर्जुन notices the option target in document, which allows him to connect directly to a particular seat. He also discovers the link to external data option to fetch the live tables from the web page into his spreadsheet. बाप रे बाप, कितनी सारी चीजें बता के छोड़ेगा ये। ना क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछेगा, मतलब सब कुछ बता दिया है, बस ये ना पैराग्राफ पढ़ के जो जवाब देना होता है ना वही है, थोड़ा सा पढ़ लो जवाब दे दोगे। Why did the absolute hyperlink fail? पता तो दिया मैंने कि मेरे कंप्यूटर में जो एड्रेसिंग है वो किसी दूसरे कंप्यूटर में सेम वैसा थोड़ी ना होगा, तो वही चीज लिखा होगा कि the absolute hyperlink fail because it contains the full file path, वो भी किसी कंप्यूटर में, अर्जुन कंप्यूटर में, लेकिन जब वो शेयर हुआ है तो वो पाथ डिफरेंट हो सकता है ना उसके टीचर के कंप्यूटर में। जैसे मान लो कि अर्जुन ने अपना सारा डेटा जो है वो सी ड्राइव में रखा था, लेकिन उसके टीचर ने सारा डेटा सी ड्राइव के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है उसमें रखा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में उसने डाउनलोड किया या डाउनलोड फोल्डर में रखा, डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड किया, तो पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया। तो एब्सोल्यूट पाथ का मतलब एकदम फिक्स्ड वही पाथ। तो आपके कंप्यूटर में जो पाथ में जहां जो आपने फाइल स्टोर किया, जरूरी थोड़ा ना कि आपके टीचर ने सेम उसी पाथ पे जाकर स्टोर किया हो, ये प्रॉब्लम आ जाती है। नाउ दूसरा क्या है, हाउ डज द टारगेट इन डॉक्यूमेंट ऑप्शन इंक्रीज द यूजफुलनेस ऑफ हाइपरलिंक। तो टारगेट इन डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, तो देखो, द टारगेट इन डॉक्यूमेंट ऑप्शन अलाउज अर्जुन टू लिंक डायरेक्टली टू अ स्पेसिफिक सीट और सेल विद इन द सेम स्प्रेडशीट। एक होता है हाइपरलिंक, हाइपरलिंक का मतलब क्या हुआ, एक हाइपर LINK मतलब एक सीट से आप कहां जा रहे हो, दूसरे सीट में जा रहे हो बेटा, ठीक है, सीट 1 से कहां जा रहे हो, सीट 2 में जा रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड हाइपरलिंक। और ये होता है टारगेट इन डॉक्यूमेंट, तो एक ही सीट में मान लो बहुत डेटा है, तो आप एक ही सीट में किसी खास डेटा तक जाना चाहते हो, उसी सीट में, दूसरे सीट में नहीं, तो दैट यू विल बी यूजिंग व्हाट, टारगेट इन डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है, अर्जुन वांट्स टू इंश्योर दैट एनीवन व्यूइंग हिज रिपोर्ट कैन अपडेट डेटा डायरेक्टली फ्रॉम अ गवर्नमेंट वेबसाइट। तो ऑब्वियसली लिंक टू एक्सटर्नल डेटा फीचर, मतलब क्या कहता है कि अर्जुन क्या चाहता है, इंश्योर करना चाहता है कि कोई भी जो व्यू कर रहा हो उसके रिपोर्ट को कैन अपडेट डेटा डायरेक्टली फ्रॉम अ गवर्नमेंट वेबसाइट, यानी सीधे गवर्नमेंट वेबसाइट से वो क्या कर सके, अपडेट कर सके। विच फीचर शुड ही यूज एंड व्हाई इट इज बेनिफिशियल। तो अर्जुन शुड यूज लिंक टू एक्सटर्नल डेटा फीचर, इट अलाउज हिम टू इंपोर्ट डेटा डायरेक्टली फ्रॉम गवर्नमेंट वेबसाइट। तो इंपोर्ट मतलब जब एक्सटर्नल डेटा, लिंक टू एक्सटर्नल डेटा क्या है, तो डेटा कहीं बाहर से आप क्या कर पाओगे, लिंक कर पाओगे। दिस इज बेनिफिशियल बिकॉज द डेटा कैन बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली, डेटा खुद से क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इफ अर्जुन वांट्स टू एडिट और रिमूव अ हाइपरलिंक, क्या करना होगा, हटाना है ना, डिलीट करना है ना। तो इफ अर्जुन वांट्स टू एडिट अ हाइपरलिंक, ही शुड राइट क्लिक ऑन द लिंक्ड टेक्स्ट, यानी कि मान लो मैंने यहां था क्लिक हियर, मान लो ये टेक्स्ट था, इस पे इसको मैंने सेलेक्ट करके हाइपरलिंक बना दिया था, तो मैं फिर से इसको क्या करूंगा, इस पे राइट क्लिक करूंगा एंड चूज एडिट हाइपरलिंक, और एक ऑप्शन आएगा, जब राइट क्लिक करूंगा तो एक ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन का नाम क्या होगा, एडिट हाइपरलिंक, राइट। एंड देन क्लिक चेंज इन लिंक डिटेल्स, और फिर किस पे क्लिक करेंगे, चेंज इन लिंक डिटेल्स। और अगर रिमूव करना है तो राइट क्लिक करेंगे और क्या सेलेक्ट कर लेंगे, रिमूव हाइपरलिंक, ठीक है। तो एडिट करने के लिए क्या होगा,
तो राइट क्लिक और एडिट ऑप्शन एडिट हाइपरलिंक ऑप्शन चूज कर लेंगे, और डिलीट करना होगा तो राइट क्लिक और क्या कर लेंगे, रिमूव हाइपरलिंक। ये दोनों राइट क्लिक से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये काफी आसान। ये क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल है, ये जब तक आप करके नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। ऑप्शंस याद कर लो, लिंक टू एक्सटर्नल डेटा होता है, ठीक है। ये भी टारगेट इन डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक ही डॉक्यूमेंट से दूसरे, उसी डॉक्यूमेंट के दूसरे पार्ट में जाने के लिए। हाइपरलिंक क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट, मतलब एक सीट से दूसरे सीट में जाने के लिए। Right. So this was the overall and complete explanation of the sample paper class 10 IT और वो भी CBSE का ऑफिशियल सैंपल पेपर 2025-26 के लिए। ऐसे ही सैंपल पेपर्स अगर आप कर लोगे कम से कम 10, तो आप एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लस आपको फ्री में, एब्सोल्युटली फ्री, coditough.in की वेबसाइट पे जो है वो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के लिए आप जा सकते हो। हर सेक्शन से बहुत सारे एमसीक्यूज भरे पड़े हैं वहां पे आपको ये भी पता चलेगा कि आपका स्कोर क्या है, कितने आपने सही किए, कितने गलत किए। तो coditough.in पे जाके खुद को रजिस्टर करो, और वहां पे फ्री में क्लास 10 का जो है वो आईटी का जो है वो क्या है, एमसीक्यू का कोर्स पड़ा हुआ है। उसको रजिस्टर करो और खूब प्रैक्टिस करो, फुल नंबर लेके आओ। राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।